अगर आप कहानियों की शौकीन हैं तो स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एपिसोड 31-40। आद्रया काहिरा को बाय बोलकर वहां से चला गया। जाने से पहले उसने ड्राइवर को काहिरा और अनिका को घर छोड़ने का ऑर्डर दे दिया था। आद्रया को जाता देख काहिरा की आंखों में आंसू थे। आंसू तो अनिका की आंखों में भी थे। होते भी क्यों न उनके प्यार जो उनसे दूर गए थे। काहिरा अपने आंसू पोंछकर कार में बैठ गई। अनिका भी काहिरा के पीछे पीछे कार में बैठ गई। उन दोनों के कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर में कार सिंघानिया मेंशन के आगे आकर रुकी। काहिरा अपना प्लांट लेकर निकलने लगी तो अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, एंजल, क्यों ना हम इन प्लांट खूबसूरत बनाने के लिए कुछ करें। काहिरा अनिका की बात सुनकर खुश हो गई और उसने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। काहिरा का जवाब सुनकर अनिका भी अपना प्लांट लेकर निकल गई। काहिरा को आता देख काहिरा जी खुश होते हुए बोली, एंजल, तुम ठीक तो हो ना, और तुमने आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। अनिका काहिरा के पीछे आते हुए बोली, आंटी, मैं भी आई हूँ, मेरे भी हाल चाल पूछ लो। काहिरा जी खुश होते हुए बोली, अनी, तुम भी आए हो। वैसे तुम रात तक यहाँ रुक सकती हो, क्योंकि रात को डिनर के लिए तुम्हारे मॉम डेड आने वाले हैं। अनिका ने हाँ में सिर हिला दिया। काहिरा जी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम दोनों जाओ और जाकर आराम करो। दोनों मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई। काहिरा अपने रूम की बालकनी में अपने प्लांट को रख दिया। अनिका भी अपना प्लांट रखते हुए बोली, क्या करने वाली हो तुम। काहिरा अपने बैग कूदते हुए बोली, यार, आज नहीं कल करेंगे, और हाँ तुम आज से यही रहोगी। अनिका भी काहिरा के पास लेटते हुए बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मॉम डैड से बात कर लेना। काहिरा ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद करके सो गई। आद्रया जैक में बैठा बादलों को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल, चैन और सुकून वो दिल्ली में ही छोड़कर जा रहा है। शिव मनन से बोला, मनन, तुम अनिका से सच में प्यार करते हो ना। कहीं अपने हुक्म सा कहने पर तुम भी तो प्यार का नाटक नहीं कर रहे ना। मनन ने एक नज़र आद्रया को देखा जो शिव को ही घूरे जा रहा था। मनन अपनी नजरें शिव की तरफ करते हुए बोला, नहीं, मैं कोई प्यार का नाटक नहीं कर रहा, मैं सच में अनिका से प्यार करता हूँ। शिव मनन को वार्निंग देते हुए बोला, उसे कभी हट मत करना, यह मत सोचना कि उसका कोई भाई नहीं है। अगर तुम्हारे वजह से उसकी आंखों में एक आंसू भी आया तो मैं उसे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगा। मनन भी शिव की आंखों में देखते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं अनिका की आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। मैं उसे कभी हट नहीं करूंगा, और उसे हट करने वाले को छोड़ूंगा भी नहीं। शिव बोला, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आद्रया अभी शिव को घूर कर देख रहा था। शिव भी उसे घूरते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रहा है। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस दिन काहिरा को तुम्हारे बारे में पता चलेगा उस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। आद्रया रोड वॉइस में बोला, मैं कोई गलती नहीं करता और ना ही मैं किसी बेगुनाह के साथ कभी गलत नहीं करता। वह लोग इस चीज के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने। बोलते हुए आद्रया अचानक चुप हो गया। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आसपास का माहौल अचानक ठंडा हो गया। शिव गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और मेरा काम है तुम्हें सही रास्ता दिखाना, और मैं हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। उस चलना न चलना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि तुम्हें काहिरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बदले लेने के और भी तरीके हैं। आद्रया बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। राजस्थान। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर आद्रया की जेट लैंड हुई। आद्रया अपने गार्ड से घिरा हुआ चल रहा था। वह अपनी कार के पास पहुंचने ही वाला था कि उससे पहले ही उसकी कार अचानक ब्लास्ट हो गई। आद्रया अपनी इमोशनलेस आंखों से उस जलती हुई कार को देख रहा था। आद्रया ने मनन की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा था। मनन अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। आद्रया दूसरी कार में जाकर बैठ गया। मनन ड्राइव कर रहा था और शिव पैसेंजर सीट पर बैठा था। आद्रया अपनी आंखें बंद किए हुए अजीब सी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरा स्वागत ऐसे होगा। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा जिसने भी ये तैयारी की है। उसे रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी करो। मनन आद्रया की ऐसी आवाज सुनकर डर गया और बोला, जी हुकुम सा काम हो जाएगा। दिल्ली, सिंघानिया मेंशन। रात होने को आई थी। काहिरा और अनिका अभी भी सो रही थी। अहिर जी काहिरा के कमरे में चले गए। दोनों को सोता हुआ देखकर अहिर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अहिर जी दोनों को उठाते हुए बोले, मेरी दोनों प्रिंसेस का कब तक सोने का इरादा है। उठ जाओ, देखो रात हो गई है। विनोद और शिवानी भी आने वाले हैं।
काहिरा और अनिका कसमसाते हुए उठी गई। काहिरा अपनी आंखें मसलते हुए बोली, डैड, अनिका आज से यही रहेगी तो आप इसका रूम खुलवा कर दीजिए और उसकी सफाई करवा दो। अहिर जी जाने को हुए तो काहिरा उन्हें रोकते हुए बोली, अही, अनिका सामान आ गया होगा, आप उसे भी रूम में रखवा देना। अहिर जी और अनिका मुंह खोले काहिरा को देखने लगे। अनिका काहिरा के माथे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अहिर जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि मैं कभी अपनी दोस्त से मिल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी दोस्त मिल गई। काहिरा बेड पर खड़ी हो गई और अहिर जी को थोड़ा अपने पास आने का इशारा किया। अहिर जी बेड के पास आकर खड़े हो गए। काहिरा ने अहिर जी की गर्दन में अपनी एक बांह डालकर खड़ी हो गई। रात होने को आई थी। काहिरा और अनिका अभी भी सो रही थी। अहिर जी काहिरा के कमरे में चले गए। दोनों को सोता हुआ देखकर अहिर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अहिर जी दोनों को उठाते हुए बोले, मेरी दोनों प्रिंसेस का कब तक सोने का इरादा है? उठ जाओ, देखो रात हो गई है। विनोद और शिवानी भी आने वाले हैं। काहिरा और अनिका कसमसाते हुए उठी गई। काहिरा अपनी आंखें मसलते हुए बोली, डैड, अनिका आज से यही रहेगी तो आप इसका रूम खुलवा कर दीजिए और उसकी सफाई करवा दो। अहिर जी जाने को हुए तो काहिरा उन्हें रोकते हुए बोली, अही, अनिका सामान आ गया होगा, आप उसे भी रूम में रखवा देना। अहिर जी और अनिका मुंह खोले काहिरा को देखने लगे। अनिका काहिरा के माथे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अहिर जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि मैं कभी अपनी दोस्त से मिल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी दोस्त मिल गई। काहिरा बेड पर खड़ी हो गई और अहिर जी को थोड़ा अपने पास आने का इशारा किया। अहिर जी बेड के पास आकर खड़े हो गए। काहिरा ने अहिर जी की गर्दन में अपनी एक बांह डालकर खड़ी हो गई। राम काहिरा की प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोला, क्योंकि सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। काहिरा विनोद जी से बोले, वीनू, आज से अनी यही रहेगी, मैंने उसका सामान भी मंगा लिया है। काहिरा को सब मुंह खोले देख रहे थे। शिवाय अहिर जी और अनिका के अलावा सब जल्दी से नॉर्मल हो गए। विनोद जी बोले, लेकिन एंजल। विनोद जी इसके आगे कुछ बोलते उससे पहले ही काहिरा बोली, इट्स माई ऑर्डर। काहिरा की ऑर्डर वाली बात सुनकर सब चुप हो गए। सब खाना खाते हुए बात कर रहे थे। डिनर फिनिश होते ही काहिरा खड़े होते हुए बोली, वीनू शिवी आप दोनों आज यही रुकने वाले हैं? काहिरा स्टेयर्स चढ़ते हुए बोली, भाई लोगों मुझे आपसे बात करनी है, मुझे मेरे रूम में मिलो। कायरा जी हैरानी से बोली, इसे आज क्या हुआ? कहीं कल इसे सर पर चोट वोट तो नहीं लग गई? कायरा जी की बात सुनकर सब हंसने लगे। कायरा जी भी मुस्कुराने लगी। कायरा जी फिर बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि यह पहले की तरह बनने की कोशिश कर रही है। काहिरा अपने कमरे में बैठी थी। 5 मिनट बाद काहिरा के रूम का डोर ओपन हुआ। एक एक करके ऋत्विक, रियांश, राम और अनिका अंदर आए। उनके अंदर आते काहिरा खड़ी हो गई। वह एक दीवार लगे एक लैंप को घुमा दिया। लैंप को घुमाने के बाद काहिरा बुक सेल्फ के पास जाकर एक ब्लैक कलर की बुक को खोल दिया। बुक के खुलते ही वह बुक सेल्फ सरक गई। काहिरा उसके अंदर चली गई। काहिरा के पीछे पीछे ऋत्विक, रियांश, राम और अनिका भी चले गए। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। अंदर का इंटीरियर ब्लैक एंड ग्रे कलर का था, उसमें भी एक सादगी थी। रूम के बीचों बीच एक कांच की गोल टेबल रखी थी। वह टेबल बहुत बड़ी थी। टेबल के चारों ओर 5 रॉकिंग चेयर रखी थी। रूम के एक साइड बुक सेल्फ थी जिसमें कई फाइल्स रखी थी। एक साइड सोफा सेट रखा था और एक दीवार पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी। वह पांचों जाकर एक एक चेयर पर बैठ गए। ऋत्विक काहिरा से बोला, एंजल, व्हाट्स हैपनिंग? तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? काहिरा मुस्कुराते हुए बोली, भाई, आप सब क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। काहिरा चेयर को धीरे धीरे घुमाते हुए बोली, आप चारों को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले काम की बात करती हूँ। काहिरा अचानक सीधी बैठ गई और बोली, अब मुझे साफ साफ बताए कि मुझ पर हमला किसने किया और क्यों किया, क्योंकि मैं तो अभी अभी इंडिया आई हूँ और मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं हूँ। रियांश बोला, एंजल, तुम क्यों जानना चाहती हो? राम भी बोला, एंजल, रहने दो ना, हम सब देख लेंगे। अनिका भी काहिरा को समझाते हुए बोली, छोड़ना इस बात को, वैसे भी हम कितने दिन बाद साथ हैं, कुछ धमाल करते हैं ना। काहिरा चारों को घूर घूर देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह चारों में से किसी की भी बात नहीं मानने वाली। ऋत्विक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है। रियांश बोला, उस दिन तुम पर एक नहीं 2 लोगों ने हमला करवाया था। काहिरा खुश होते हुए बोली, क्या सच में? मैं इतनी फेमस हूँ?
मतलब अभी तक तो मैंने अपना नाम तक रिवील नहीं किया है और मैं इतनी फेमस हो गई। पता नहीं जब मैं अपनी सारी डिटेल्स रिवील कर दूंगी तो पता नहीं मेरे कितने चाहने वाले बन जाएंगे। राम बोला, पहली एक औरत है जो राजस्थान से है, लेकिन उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अनिका बोली, दूसरा कोई आदमी है जो दिल्ली से ही है, उसका नाम शौर्य देसाई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हमने इनका बिगाड़ा क्या है। ऋत्विक बोला, यू आर राइट अनी, आखिर हमने इनका बिगाड़ा क्या है। काहिरा बोली, उसकी कोई फोटो है। राम अपने फोन में एक फोटो निकालकर काहिरा के आगे कर दिया। काहिरा फोटो को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, इस इंसान की छछूटर जैसी शक्ल है, बड़ा आया मुझे मारने वाला। वैसे मुझे ये क्यों मारना चाहता है, मैंने इसकी कौन सी बिल्ली चुरा ली। राम अपने फोन में एक फोटो निकाल कर काहिरा के आगे कर देता है। काहिरा उस फोटो को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, इस इंसान की छछूटर जैसी शक्ल है, बड़ा आया मुझे मारने वाला। वैसे यह मुझे मारना क्यों चाहता है, मैंने कौन सी इसकी बिल्ली चुरा ली या फिर इससे इसकी गर्लफ्रेंड छीन ली है। राम काहिरा से बोला, तू इसकी गर्लफ्रेंड चुरा कर क्या करेगी। हाँ, अगर इसका कोई बॉयफ्रेंड चुराया हो तो मैं मान लेता। एक अनिका अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, इसका मतलब वह एक गे है और एंजल ने उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया, इसलिए वह एंजल को मारना चाहता है। रियांश अपना सिर हिलाते हुए बोला, एंजल, दिस इज नॉट गुड मैनर्स। अगर तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड चाहिए था तो हमसे बोल सकती थी, हम तुम्हारे लिए कोई हैंडसम एंड टॉल लड़का ढूंढ कर ले आते। ऋत्विक चारों को डांटते हुए बोला, स्टॉप इट गाइस, यह क्या फालतू की बात किए जा रहे हो। यहाँ इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और तुम सबको मजाक सूझ रहा है। काहिरा खड़ी हुई और स्क्रीन को चालू करते हुए बोली, भाई आप सब है ना, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस ये जानना था कि मुझे मारना कौन चाहता है, वो मैंने जान लिया। काहिरा सबको एक एक रिमोट देते हुए बोली, चलो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, कितने दिन हो गए हमने साथ खेला नहीं है। काहिरा की बात सब मान गए और स्क्रीन के सामने आकर बैठ गए। राजस्थान। आद्रय अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आद्रय बार बार करवट बदल रहा था। उसकी आंखों के सामने काहिरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था और उसके कानों में काहिरा के शब्द गूंज रहे थे। आद्रय अचानक खड़ा हुआ और टेबल लैंप को फेंकते हुए बोला, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, किसी को भी नहीं। आद्रय अपना सिर पकड़े कमरे में चक्कर काटते हुए बोला, वह लड़की भी सिर्फ एक धोखा है और धोखे को धोखा देना गलत नहीं है। अगर मैंने उसे धोखा नहीं दिया तो वह मुझे धोखा दे देगी। आद्रय प्रताप सिंह कभी गलत नहीं होता, कभी नहीं। आद्रय खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। आद्रय ने फोन उठाया और बोला, आप दोनों कैसे हैं और कब आ रहे हैं। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिस आद्रय ने जवाब दिया, डोंट वरी, मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही आद्रय की आंखें लाल हो गई। वह नफरत भरे लहजे में बोला, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, आपने जो भी मुझे बताया मुझे सब अच्छे से याद है। मुझे उस सिंघानिया की बेटी से प्यार कभी नहीं हो सकता, वह सिर्फ एक मोहरा सिंघानिया को छूटने पर लाने के लिए। दूसरे शख्स की बात सुनकर आद्रय बोला, मैं उसका विश्वास जीत लूंगा, इतना कि अगर मैं दिन को रात कहूं तो वह आंख बंद करके मेरी हाँ में हाँ मिला ले। आद्रय फोन कट करके बोला, सिंघानिया, तुम सब के पास अब गिनती के दिन बचे हैं, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, उसके बाद तो बस तुम सबको रोना ही है। आद्रय ने कुछ सोचकर काहिरा का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया क्योंकि काहिरा का फोन तो उसके रूम में था और काहिरा गेमिंग रूम में थी। आद्रय ने गुस्से में काहिरा के नंबर को देखा और उसे फिर से डायल कर दिया। आद्रय बार बार कॉल करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आद्रय ने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा। आद्रय दांत पिसते हुए बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को इग्नोर करने की, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आद्रय अपने बेड पर आया और सोने की कोशिश करने लगा। मल्होत्रा कंपनी। नील मल्होत्रा अपने केबिन में बैठा अपने असिस्टेंट अनिल का वेट कर रहा था। 2 मिनट के अंदर अनिल आया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। नील अनिल से बोला, उस लड़की का कुछ पता चला। अनिल डरते हुए बोला, नहीं सर, उस लड़की के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। मैंने उस मॉल का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, लेकिन उसमें उस लड़की की कोई फुटेज नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे उस लड़की का इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है।
नील हैरानी और गुस्से में बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वह लड़की मेरे बैग पर चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे उसे ढूंढोगे। तभी वहां मिस्टर मल्होत्रा आ गए। उन्होंने नील को डांटते हुए कहा, नील, मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुम उसे छोड़कर एक लड़की के पीछे भाग रहे हो। नील मिस्टर मल्होत्रा से बोला, डैड, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब कुछ याद है और मैंने उसकी तैयारी पहले से ही करनी है, लेकिन उससे पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो भी उन्हें बिना पता चले। नील अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, लेकिन मुझे वह लड़की चाहिए, मतलब चाहिए। मैंने आज तक उस जैसी लड़की नहीं देखी। इतनी नाजुक, इतनी मासूम और इतनी मखमल, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी है वो। डैड, मुझे वह लड़की चाहिए, किसी भी कीमत पर। मिस्टर मल्होत्रा नील के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, नील, तुम्हारी हर रात एक नई लड़की के साथ बीतती है, तो एक और सही। तुम सिंघानिया की बर्बादी की तैयारी करो और मैं उस लड़की को तुम्हारे बिस्तर पर लाने की तैयारी करता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर नील के चेहरे पर एक घटिया मुस्कान आ गई। देसाई कंपनी। मोनालिसा एटीट्यूड के साथ सीईओ के केबिन की तरफ जा रही थी। वहां काम करने वाले लड़के मोनालिसा को देखकर अपनी आंखें सेक रहे थे। मोनालिसा केबिन में घुस गई। वहां एक लड़का एक लड़की को दीवार से सटाकर जबरदस्ती किस कर रहा था और वह लड़की उस लड़के को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उस लड़के की ताकत का सामना नहीं कर पा रही थी। मोनालिसा बोली, शौर्य भाई, आप इस लड़की पर बाद में ध्यान दे लेना, अभी मुझे आपसे बात करनी है। मोनालिसा की आवाज सुनकर शौर्य ने उस लड़की को छोड़ दिया। वो लड़की छुट्टे ही अपने आंसू पोंछते हुए वहां से भाग गई। शौर्य अपने होठों पर जीभ फेरते हुए अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और बोला, मेरी बहन को ऐसा क्या काम आ गया जो उसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मोनालिसा चेहरे पर एक घनमत भरी मुस्कान लिए आकर एक चेयर पर बैठ गई और बोली, अगर तुम घर आ जाते तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। 2 दिन हो गए तुम्हें घर आए हुए। शौर्य बोला, क्या हुआ है? तुम्हें कुछ काम था? मोनालिसा गुस्से और नफरत से बोली, भाई, आपने उस लड़की को मारने के लिए गुंडे भेजे थे, लेकिन किसी ने उसे बचा लिया। लेकिन इस बार वह लड़की बचनी नहीं चाहिए। उसने मेरी जो इंसल्ट की है ना, उसके बदले मुझे उसकी मौत चाहिए। शौर्य मोनालिसा से बोला, वह लड़की दिखती कैसी है? मतलब खूबसूरत तो है ना? शौर्य की बात सुनकर मोनालिसा के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, भाई, आप ये काम पहले भी तो कर सकते थे ना। शौर्य कुछ सोचते हुए बोला, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मुझे लगता है कि उस लड़की का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। मोनालिसा बोली, ऐसा कुछ नहीं। वह एक मिडिल क्लास लड़की है जो अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने शौक पूरे करती हैं। मोनालिसा कुछ देर रुककर बोली, भाई, वह लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन उतनी ही चालाक भी। अगर आप चाहें तो उसे। अपनी बात अधूरी छोड़कर मोनालिसा अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। शौर्य के चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल आ गई। शौर्य अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोला, तब तो ठीक है, मैं उसे उसके कॉलेज से ही उठवा लूंगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। सिंघानिया मेंशन। अहिर जी, कायरा जी, विनोद जी, शिवानी जी और प्रमोद जी स्टडी में बैठे थे। प्रमोद जी बोले, अहिर, ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने सबको हड़बड़ी में यहाँ बुलाया? अहिर जी एक गहरी सांस लेकर बोले, मुझे लगता है कि अब बच्चों को सच बता देना चाहिए। विनोद जी हैरानी से बोले, क्या तुम काहिरा को भी सच बताने वाले हो? कायरा जी हल्के गुस्से में बोली, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी मासूम सी बच्ची पर अतीत के काले साए की जरा सी भी परछाई पड़े। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची मुझसे दूर हो। शिवानी जी भी बोली, अगर अतीत हमारे बच्चों के सामने आ गया ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, एक बार फिर खून बहेगा। अहिर जी दोनों को शांत कराते हुए बोले, आप दोनों पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद कुछ कहना। अहिर जी की बात सुनकर दोनों शांत हो गई। अहिर जी आगे बोले, मैं उन्हें अतीत की कोई बात नहीं बताऊंगा, जब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक जरूरत ना हो। मैं बस उन्हें उनके अस्तित्व में रूबरू करवाना चाहता हूँ। विनोद जी बोले, इसके लिए आने वाली पूर्णिमा बेस्ट है। प्रमोद जी थोड़ी टेंशन में बोले, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर दुश्मनों को इस बात की भनक भी लग गई तो ये डेंजरस हो सकता है। प्रमोद जी की बात पर सबने सिर हिला दिया। विनोद जी अहिर जी से बोले, अहिर, मैंने सुना था कि कुछ दिन एंजल पर हमला हुआ था, किसने उस पर हमला करवाया था? अहिर जी चिंतित होते हुए बोले, मैंने पता करवाया था। हमला 2 अलग अलग लोगों ने करवाया था, एक देसाई का बेटा है
शौर्य देसाई। प्रमोद जी अहिर जी को बीच में रोकते हुए बोले, 1 मिनट। देसाई की हमारी फैमिली से क्या दुश्मनी है, और अगर दुश्मनी है तो उसने एंजल को टारगेट क्यों किया? क्योंकि एंजल ने तो कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील की ही नहीं। विनोद जी प्रमोद जी की बात पूरी करते हुए बोले, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी कोई बेटी भी है, और जितने लोगों को पता है उन्हें कभी पता भी नहीं चलता अगर तुम उन सबको नहीं बताते तो। अहिर जी कुछ सोचते हुए बोले, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब तो यह एंजल ही बता सकती है कि आखिर बात क्या है। शिवानी जी बोली, और वो दूसरा इंसान कौन है जिसने एंजल को नुकसान पहुंचाना चाहता है? अहिर बोले, वो कोई औरत है, राजस्थान से है, लेकिन वो कौन है, कैसी दिखती है, इसका कुछ पता नहीं चला। कायरा जी रोते हुई आवाज में बोली, राजस्थान से है, लेकिन कौन है? कहीं उन्हें काहिरा के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे लगता है कि हमने उससे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अहिर जी कायरा जी को गले लगाते हुए बोली, कायून डांट काए, हम अपने दुश्मनों के डर से अपने बच्चों से जिंदगी भर के लिए दूर तो नहीं रह सकते ना। कायरा जी सिसकते हुए बोली, अही, हमारी बच्ची, वह तो बेचारी सच से कोसों दूर है। पता नहीं जब उसे सच पता चलेगा तब उसके सिर पर कितने मुश्किलें मंडराने लगेंगी। कायरा जी सिसकते हुए बोली, अही, हमारे बच्ची, वह तो बेचारी सच से कोसों दूर है। पता नहीं जब उसे सच पता चलेगा तब उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कायरा जी अहिर जी से अलग हुई और अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, अही, हम उसे सच कभी नहीं बताएंगे। मैं उसे खो नहीं सकती, मेरी जान बसती है उसमें। अहिर जी कायरा जी के गाल पर हाथ रखते हुए बोले, कायून, सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। उसे किसी और से सच पता चले, इससे अच्छा है कि हम खुद ही उसे सब सच बता दें। हम एक काम कर सकते हैं कि उसे अभी ना बताकर समय आने पर बता सकते हैं। अहिर जी सबकी तरफ पीठ करते हुए बोले, और आप सब भूल रहे हैं कि काहिरा का भविष्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। सच एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा, और हमारी काहिरा बहुत समझदार है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। विनोद जी अचानक बोले, अहिर, मैं तुझे कब से यह बात पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाया। अहिर जी चेयर पर बैठते हुए बोले, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? विनोद जी बोले, क्या आद्रय को सच पता है? अहिर जी बोले, मुझे नहीं लगता कि उसे सच पता है। उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी जिंदा है जो उसे सच बता सके कि सच क्या है। शिवानी जी बोली, पास्ट में जो हुआ उसे अभी के लिए भूल जाओ और अभी जो दुश्मन निकल रहे हैं उन पर ध्यान दो। कायरा जी बोले, मैंने सुना है कि मल्होत्रा वापस आ गया। कायरा जी की बात पर प्रमोद जी बोले, हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, मल्होत्रा वापस आ गया है और उसका बेटा भी। राजस्थान, जोधपुर। अमर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। वह अपनी कार से 10 कदम ही दूर था कि अचानक उसकी कार जोर की आवाज के साथ ब्लास्ट हो गई। उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से अमर उछलकर 5 फुट दूर जाकर गिरा। उसके शरीर पर हल्की हल्की खरोंचें आ गई थी। ब्लास्ट की आवाज सुनकर अशोक जी, सुमित्रा जी, मोनिका और घर के सभी नौकर भागते हुए बाहर आ गए। सुमित्रा जी अमर के पास रखते हुए बोली, अमर, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? अमर बिना कुछ बोले उस कार को देख रहा था। मोनिका अमर को सहारा देते हुए बोली, भाई साहब, ये सब क्या है? पहले आप खड़े हो जाओ। अमर जैसे ही सुमित्रा जी और मोनिका के सहारे खड़ा हुआ, उसकी सारी गाड़ियां एक एक कर ब्लास्ट होने लगी। सब बस उन गाड़ियों को एक एक कर ब्लास्ट होते देख रहे थे। अशोक जी अमर के पास जाकर बोले, अमर, ये सब किसने किया? अमर कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन बजा। अमर ने अपनी जेब से फोन निकालकर गुस्से में उस फोन को देखने लगा। अमर उस फोन को उठाता उससे पहले ही अशोक जी ने अमर से उसका फोन छीनकर उठा लिया और उसे स्पीकर पर कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरा गिफ्ट अच्छा तो लगा होगा। अशोक जी गुस्से में बोले, आद्रय, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। आद्रय राक्षसों की तरह हंसते हुए बोला, हा 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 हा। अशोक, इस उम्र में तुम्हें तीरथ पर जाना चाहिए और तुम मुझसे टकराने की बात कर रहे हो। मैं मौत हूँ, मुझसे भिड़ने की सोचना भी मत, वरना मौत से टकराने की सजा तुम अच्छे से जानते हो, और तुम सब तब तक जिंदा हो, तब तक जिंदा हो जब तक मैं चाहता हूँ। अमर गुस्से में बिफरते हुए बोला, इस बार शुरुआत तुमने की थी। तुमने मेरी बहन को ड्रग्स देकर अच्छा नहीं किया। तूने बहुत गलत किया। आद्रय अमर का मजाक बनाते हुए बोला, ओह, बहना ने अपने भाई को सच नहीं बताया। आद्रय की बात सुनते ही सुमित्रा जी,
अशोक जी और अमर ने एक साथ मोनिका की ओर देखा, जिसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। आद्रया सबकी चुप्पी महसूस करते ही आगे बोला, अगली बार मुझसे उलझने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि अगली बार कार में तुम सब में से कोई एक भी हो सकता है। आद्रया अपनी बात खत्म कर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अमर मोनिका की बाजू को कसकर पकड़ लिया और बोला, मोनिका, मुझे सच जानना है, दिल्ली में ऐसा क्या हुआ था? अशोक जी मोनिका को पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गए। उन दोनों के पीछे पीछे अमर और सुमित्रा जी भी चलने लगे। अशोक जी ने मोनिका को झटके से छोड़ा और जाकर कमरे की डोर को लॉक कर दिया और मोनिका की तरफ मुड़ते हुए बोले, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। मोनिका अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख सुमित्रा जी ने उसे गले लगा लिया और उसे शांत कराते हुए बोली, मोनिका, शांत हो जाओ, तुम सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मोनिका सिसकते हुए बोली, माँ, मैं दिल्ली गई थी, तब एक दिन आद्रया उसी होटल में मीटिंग करने आया था जहां मैं रुकी हुई थी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं उससे बात करने गई थी, लेकिन उद्धरण चिन्ह अमर मोनिका के पास आते हुए बोला, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब मैंने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने कहा कि वो हम सबको बर्बाद कर देगा। अशोक जी अपने दांत पिसते हुए बोले, उसको तो मैं जान से मार दूंगा। सुमित्रा जी बोली, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? मोनिका अपने नकली आंसू निकालते हुए बोली, मैं वहां से भाग गई थी। वह यही नहीं रुका, उसने दूसरे दिन मेरे जूस में ड्रग मिलवा दिया। मासा, मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं। जब मैं सुबह उठी तो मैं कमरे में अकेली थी और मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये बोलकर मोनिका और जोर से रोने लगी। सुमित्रा जी गुस्से में बोली, अशोक जी, मुझे उस इंसान की मौत चाहिए। अमर कमरे में तोड़फोड़ करते हुए बोला, मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा, उसे बहुत बुरी मौत दूंगा। अशोक जी कुछ सोचते हुए बोले, मैंने अपने लोगों से पता करवाया है, वह आद्रया दिल्ली में किसी लड़की से प्यार करता है। उस लड़की के जरिए मैं उस आद्रया को घुटनों पर लेकर आऊंगा। आए। सुमित्रा जी अशोक जी को गहरी नजरों से देखते हुए बोली, आद्रया किसी लड़की से प्यार करता है? कहीं यह वही लड़की तो नहीं? कहीं वह जिंदा तो नहीं बच गई? अशोक जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, मुझे नहीं लगता कि वह जिंदा है, वह मर चुकी है, मैंने खुद उसकी लाश अपनी आंखों से देखा था। सुमित्रा जी बोली, लेकिन हमें फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम उस लड़की को अमर की जिंदगी में ले आए, इसमें हमारा ही फायदा होगा। अमर जो सब कुछ सुन रहा था वह बोला, लेकिन वह लड़की कौन है? हमें कुछ नहीं पता और ना ही यह पता है कि यह सच है भी या नहीं। मोनिका बीच में बोली, ये सच है कि आद्रया को दिल्ली में कोई लड़की पसंद आई थी, लेकिन वह कौन है ये किसी को भी नहीं पता। कुछ और बातें करके वह वहां से चले गए। उन तीनों के वहां से जाते ही मोनिका अपने आंसू अपनी एक उंगली से साफ करते हुए बोली, आद्रया, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि हुक्मरानी सा तो मैं ही बनूंगी। मोनिका बेड पर बैठते हुए बोली, अब देखना ही कि तुम मुझसे अब तक बचोगे। आखिर तुमने मेरा फायदा जो उठाया था। आए। इतना बोल मोनिका जोर जोर से हंसने लगी। दिल्ली, सिंघनिया मैंशन। काहिरा मैंशन के पीछे वाले गार्डन में बैठी थी, जहां झरना था। काहिरा वहां एक पत्थर पर बैठी थी और अपने और आद्रया के साथ के पलों को याद कर मुस्करा रही थी। अनिका काहिरा के पास आते हुए बोली, एंजल, तूने क्या कहा था कि हम उन्हें कल और खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन तुम यहाँ बैठी हो। काहिरा उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, ठीक है, चलो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अनिका बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिंघनिया कॉर्पोरेशन। राम और चित्रांशी एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा था। राम टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के को कॉफे पर ले जाने की? चित्रांशी भी अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोली, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। राम चित्रांशी को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, तुम मुझे तो कभी कॉफे डेट पर नहीं ले गई, जबकि मैं उस लड़के से कई ज्यादा हैंडसम हूं। चित्रांशी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम तो मुझे रोज डेट पर लेकर जाते हो। राम चित्रांशी के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज डेट प्लान तो की थी ना, लेकिन तुमने तो मुझे कभी सरप्राइज नहीं दिया। चित्रांशी अपनी आंखें छोटी कर बोली, ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे वहां सरप्राइज नहीं दे रहे थे, तुम वहां मुझसे झगड़ा कर रहे थे। इनफैक्ट तुमने तो मुझे अच्छे से खाना भी नहीं खाने दिया।
राम भी अपनी आंखें छोटी कर बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ही मेरा अच्छे खासे मूड का बैंड बजाया था। चित्रांशी राम की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हुए बोली, मुझसे ने बहुत बड़ी गलती हो गई। राम चित्रांशी का मजाक उड़ाते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम हमेशा कोई ना कोई गलती करती ही रहती हो। चित्रांशी राम का कॉलर पकड़ते हुए बोली, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझसे कोई ना कोई गलती होती ही रहती है और मेरी सबसे बड़ी गलती यह कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। राम चित्रांशी की कॉलर पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुमने मेरा प्रपोजल एक्सपेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चित्रांशी इस हवा में थी। वह अपने पैरों को हिलाते हुए बोली, पागल गधे, मैं तुझे तेरे ही ऑफिस में दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। दोनों इतनी जोर जोर से लड़ रहे थे कि इनकी आवाज बाहर तक जा रही थी और सभी एम्प्लॉय ग्लास वॉल से अंदर के नज़ारे को देख रहे थे। कुछ एम्प्लॉय आपस में तरह तरह की बात कर रहे थे और कुछ एम्प्लॉय इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे। राम और चित्रांशी इस बात से बेखबर अपने झगड़े में बिजी थे। राम चित्रांशी को और ऊपर उठाते हुए बोला, तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में मारोगी? भूलो मत, मैं राम सिंघानिया हूँ। चित्रांशी अपने अपने पैरों को और जोर से हिलाने लगी और अपने छोटे छोटे हाथों से राम के कंधे पर मारते हुए बोली, यह क्या तुम बार बार बोलते रहते हो? मैं राम सिंघानिया हूँ, मैं राम सिंघानिया हूँ। तो क्या करूँ? तुम राम सिंघानिया हो तो मैं ना अंकल और आंटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखना, वह तुम्हें बहुत डांटेंगे और एंजल, वह तो तुम्हें पटक पटक कर मारेगी। काहिरा का नाम सुनते ही राम एक पल के लिए डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे के भाव ठीक करते हुए बोला, वह मेरी बहन है तो वह मेरी बात पर विश्वास करेगी, ना कि तुम्हारी बात पर, समझी? चित्रांशी अपने दांत से राम के पेट पर मारते हुए बोली, गधे, मुझे नीचे उतारो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चित्रांशी राम के पेट में अपने पैर से मारते हुए बोली, गधे, मुझे नीचे उतारो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। राम ने चित्रांशी को नीचे उतार दिया। चित्रांशी ने राम के पेट में एक घूसा मारा और गेट की ओर भागी, लेकिन दरवाजे की तरफ मुड़ते ही उसके कदम रुक गए। उसने राम से धीरे से कहा, राम के बच्चे, तुम्हारे सारे एम्प्लॉय बिना पैसे और टिकट के फ्री का शो देख रहे हैं। राम अपने पेट को सहलाते हुए बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चित्रांशी ने उसे बाहर देखने का इशारा किया। राम ने जैसे ही बाहर देखा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। राम बाहर जाने लगा। राम को बाहर आते देख सभी एम्प्लॉय भागकर अपनी अपनी जगह बैठकर काम करने का नाटक करने लगे। राम बाहर आकर गुस्से में बोला, मुझे तुम सब अभी के अभी मीटिंग हॉल में मिलो, और हाँ, तुम सब जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो वह फाइल साथ लेकर आना। राम ने एक नज़र सभी को गुस्से में देखा, फिर अपने केबिन में चला गया। राम के जाते ही सभी एम्प्लॉय के टेंशन में आ गए, क्योंकि कोई भी आजकल अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। आर कॉर्पोरेशन। रियांश अपने केबिन में बैठा वह वीडियो देख रहा था जिसमें वो और सिद्धि लड़ रहे थे। रियांश उस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख रहा था। मन्यक रियांश के केबिन में आकर बोला, बॉस, बिग बॉस आपको बुला रहे हैं। मन्यक की बात सुनकर रियांश ने हड़बड़ाते हुए अपना फोन बंद कर दिया और बोला, तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं क्या? जब किसी के केबिन में जाते हैं पहले उसे नॉक करते हैं। मन्यक अजीब सा मुंह बनाकर रियांश से बोला, बॉस, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि आपने ही मुझे कहा था कि डोर नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा अंदर आ सकते हो। रियांश बोला, अब मैं ही बोल रहा हूँ कि तुम आगे से नॉक करके आना। मन्यक मुंह बनाते हुए बोला, यस बॉस, मैं आगे से नॉक करके ही आऊंगा। रियांश केबिन से बाहर जाते हुए बोला, भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं? मन्यक रियांश के पीछे चलते हुए बोला, पता नहीं। कुछ देर में रियांश ऋत्विक के केबिन में पहुंच गया। रियांश केबिन में पहुंचते ही बोला, भाई क्या हुआ, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? ऋत्विक रियांश के सामने एक फाइल रखते हुए बोला, ये शेट्टी के साथ वाला प्रोजेक्ट है, कल से तुम इसे हैंडल करोगे। इसमें कुछ एम्प्लॉय के नाम हैं जो तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम इनसे आज ही मिलोगे। कल से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देना। रियांश उस फाइल को उठाकर पढ़ने लगा और पढ़ते हुए ही बोला, ठीक है, मैं कल से ही इसे संभाल लूंगा। इतना बोल रियांश अपने केबिन की तरफ जाते हुए मन्यक से बोला, इस फाइल में जो नाम है उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में आने का बोलो। मुझे 10 मिनट के अंदर सब कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए। गोट इट। मन्यक फाइल पकड़ते हुए बोला, यस बॉस। और कुछ? रियांश ने ना में अपना सिर हिला दिया और अपने केबिन की तरफ चला गया।
10 मिनट बाद मन्यक केबिन का डोर नॉक कर अंदर आया और बोला, बॉस, सब कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। रियांश खड़ा होकर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गया। वह जब कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो वहां चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और सामने प्रोजेक्ट पर एक मॉल का फोटो था। रियांश जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। मन्यक भी रियांश के पास वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, प्रेजेंटेशन शुरू करो। मन्यक की बात खत्म होते ही एक लड़की खड़ी होकर प्रोजेक्ट के सामने आकर खड़ी हो गई और प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। उस लड़की ने एक चॉकलेट कलर का सूट पहना था। उसकी आवाज रियांश को जानी पहचानी लग रही थी। 1 घंटे बाद प्रेजेंटेशन खत्म हुई। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही प्रोजेक्ट बंद हो गया और कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट्स ऑन हो गई। लाइट्स ऑन होते ही सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। रियांश की नज़र जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर गई, वह हैरानी से उसे देखते हुए खुद से ही धीरे से बोला, सिद्धि, यह मेरी कंपनी में काम करती है। सिद्धि का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह हैरानी से उसे देख रही थी। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? कहीं यही तो सेकंड बॉस नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो ये हमें जरूर फायर कर देंगे। सिद्धि, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि बिना किसी को जाने उनसे नहीं लड़ते, लेकिन तुझे तो बाहुबली बनने का शौक चढ़ा रहता है ना? रियांश तिरछी मुस्कान लिए बोला, हाँ मम, वेरी गुड, मुझे तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। इस प्रोजेक्ट की हर डिटेल्स तुम खुद मुझे आकर दोगी। रियांश सबसे बोला, मुझे काम में एक भी गलती बर्दाश्त नहीं, इसलिए मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। रियांश की बात पर सबने डरते हुए एक साथ कहा, यस बॉस। रियांश इस वक्त बिल्कुल ऋत्विक की तरह सीरियस था, जिस वजह से सबको उससे डर लग रहा था। रियांश खड़ा हो गया और सिद्धि की तरफ देखते हुए बोला, कम टू माई केबिन। रियांश ने सिद्धि को गौर से देखा और वहां से चला गया। वहीं बाकी के एम्प्लॉय गुस्से और जलन भरी नजरों से देखने लगे। वहां बैठी लड़कियां जो रियांश को सिड्यूस करने के लिए सज धज कर आई थी, वह सिद्धि को अपनी जानलेवा नजरों से देखने लगी। सिद्धि ने एक नज़र सबको देखा और अपना सामान उठाते हुए खुद से बोली, ये सारी लड़कियां मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे अभी मौका मिलते ही मुझे मार डालेंगी? मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। सिद्धि अपना सामान समेटकर कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर निकलते ही रियांश के केबिन की तरफ बढ़ते हुए जा रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। उसे डर था कि कहीं रियांश उसे जॉब से फायर ना कर दे। रियांश अपने केबिन में बैठा डोर को घूरे जा रहा था। वहीं सिद्धि डोर के बाहर पिछले 5 मिनट से चक्कर काट रही थी। रियांश दरवाजे को घूरते हुए बोला, बाहर ही चक्कर काटती रहोगी या अंदर भी आओगी? रियांश की आवाज सुनकर सिद्धि डर गई और डरते हुए केबिन का डोर धीरे धीरे ओपन कर कछुए की चाल चलते हुए अंदर की ओर चली गई। सिद्धि ने डेस्क तक पहुंचने तक उसने पूरे 10 मिनट लगा दिए थे। सिद्धि की ऐसी हरकत पर रियांश को गुस्सा और हंसी दोनों आ रहे थे, लेकिन रियांश बिना कुछ बोले बस सिद्धि को घूरे जा रहा था। सिद्धि अपना सिर झुकाए हुए ही बोली, बॉस आपने बुलाया? रियांश सिद्धि को घूरते हुए ही बोला, ओह, तो तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने तुम्हें बुलाया था? सिद्धि ने अपना सिर हिला दिया तो रियांश ने कहा, और मैंने ये कितने टाइम पहले कहा था? सिद्धि अपनी घंटी में टाइम देखते हुए बड़े ही कैजुअल अंदाज में बोली, यही कोई 30 मिनट। सिद्धि के इतने कैजुअल तरीके से बोलने पर रियांश का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। रियांश अपने दांत पीसते हुए बोला, और तुम पिछले 30 मिनट से क्या कर रही थी? सिद्धि बिना सोचे समझे बोली, कुछ नहीं, बस चल रही थी। अब तो रियांश का गुस्सा धीरे धीरे लावा बनने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और बोला, मिस सिद्धि शर्मा, मैं मानता हूं कि मेरा ऑफिस बहुत बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कॉन्फ्रेंस रूम से मेरे केबिन में आने तक 30 मिनट लग जाएं। सिद्धि ने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और रियांश के चेहरे को देखा जो जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। रियांश के गुस्से से भरे लाल चेहरे को देखकर सिद्धि एक पल के लिए तो डर गई, लेकिन उसके बाद वह खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, सॉरी बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। रियांश ने उसे बैठने का इशारा किया और बोला, मुझे इस प्रोजेक्ट की एक छोटी से छोटी डिटेल्स चाहिए, इसलिए बोलना शुरू करो। सिद्धि और रियांश दोनों के चेहरे अब सीरियस थे। सिद्धि उसे हर छोटी से छोटी चीज बताने लगी और रियांश उसे ध्यान से सुन रहा था। सिंघानिया मेंशन, काहिरा अपने कमरे की बालकनी में थी और उसके साथ अनिका भी थी। दोनों अपने अपने पौधे एक नए और सुंदर से फ्लावर पॉट में लगा रही थी। दोनों के ही फ्लावर पॉट बहुत खूबसूरत थे। उन दोनों फ्लावर पॉट को अनिका और काहिरा ने डिजाइन किया था।
अनिका का फ्लावर पॉट व्हाइट कलर का था, जिस पर गुलाब के गार्डन के बीच एक कपल बेंच पर बैठा था, और काहिरा का फ्लावर पॉट ब्लैक कलर का था, डेजी फ्लावर का गार्डन बना था। उस गार्डन में एक कपल नदी के किनारे बैठकर एक दूसरे को बाहों में भरे चांद को देख रहे थे। फ्लावर प्लांट को फ्लावर पॉट में लगाकर उसमें पानी डालकर कमरे में आ गई। अनिका ने काहिरा से कहा, कल तो कॉलेज जाओगी ना? काहिरा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कुछ सोचने लगी। अनिका काहिरा को सोच में पड़ा देख बोली, वो सब तैयार है। काहिरा ने अनिका की तरफ देखा तो अनिका बोली, अगर किसी को पता चल गया तो? काहिरा बोली, इम्पॉसिबल, मैं काहिरा हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तो फिर ये तो एक छोटा सा काम है। अनिका ने आगे कुछ नहीं कहा, वही सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा उदास देख काहिरा बोली, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? अनिका काहिरा के गले लगते हुए बोली, मनन की बहुत याद आ रही है, सब कुछ सैड लग रहा है। काहिरा भी उदास होते हुए बोली, मुझे भी आद्रय की बहुत याद आ रही है, उससे बात करने का मन कर रहा है। अनिका ने काहिरा के हाथ में उसका फोन दिया और बोली, ये पकड़ तेरा फोन और बात कर लो अपने डेविल से। काहिरा खुश होते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो अपने फोन को भूल ही गई थी। काहिरा ने जैसे ही अपना फोन ओपन किया उसकी खुशी पर में गायब हो गई और उसकी जगह ही एक घबराहट आ गई। अनिका काहिरा से बोली, क्या हुआ एंजल, तू किस बात से इतनी घबरा रही है? काहिरा अपने फोन को देखते हुए ही बोली, 20 मिस्ड कॉल नाइट के और 50 मिस्ड कॉल अब के ऊपर से 40 मैसेजेस। बोलते बोलते उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। अनिका हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, अब तो तुझे तेरे डेविल से कोई नहीं बचा सकता। काहिरा ने अपना फोन कॉफी टेबल पर रख दिया और बोली, मैं अभी कॉल नहीं करूंगी, वरना उसका गुस्सा मुझ पर फुटेगा। मैं ना रात को कॉल करूंगी। अनिका हंसते हुए बोली, ऑल द बेस्ट माय डियर एंजल। अनिका अपना फ्लावर प्लांट लेकर अपने कमरे में चली गई। राजस्थान, जैसलमेर, प्रताप इंडस्ट्री। आद्रय अपने केबिन में बैठा था। वह अपनी लाल आंखों से उस फोन को घूर कर देख रहा था। आद्रय दांत पिसते हुए बोला, इसने मेरा कॉल इग्नोर किया। एक तो मैं खुद उसे कॉल कर रहा हूँ, ना तो कॉल आंसर कर रही है और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई कर रही है। अब मैं भी इसका फोन नहीं उठाऊंगा। मनन बिना नॉक किए आद्रय के केबिन में एंटर हो गया और बोला, हुकुम सा। मनन इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक फाइल आकर लगी। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे अपनी तरफ आता हुआ पेपर वेट दिखा। मनन जल्दी से नीचे झुक गया। वह ऊपर होता उससे पहले ही उसके सिर पर आकर कुछ फूटा। मनन इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके फेस पर एक फाइल आकर लगी। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे अपनी तरफ आता हुआ पेपर वेट दिखा। मनन उस पेपर वेट से बचने के लिए नीचे झुक गया। मनन ऊपर होता उससे पहले ही उसके सिर पर कुछ आकर फूटा। मनन ने फर्श पर देखा, एक वॉश टूटा पड़ा था। मनन ने अपने हाथ अपने सिर के पीछे किया। मनन ने एक गहरी सांस ली कि उसे खून नहीं आए। मनन डरते हुए बोला, हुकुम सा, मेरी गलती क्या है, पहले ये तो बता दीजिए। आद्रय गुस्से से बोला, बिना मेरी परमिशन के मेरे केबिन में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मनन हिम्मत करके बोला, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आद्रय चेयर पर किसी कोयल किंग की तरह बैठ गया और बोला, काम क्या है? मनन ने एक फाइल आद्रय के आगे रख दी और बोला, इसमें आपके सिग्नेचर चाहिए। आद्रय ने वह फाइल ली और 30 सेकंड के अंदर उस फाइल को पढ़कर उसमें सिग्नेचर करके मनन की तरफ उछाल दिया। मनन ने जल्दी से उस फाइल को कैच कर लिया और बिना एक पल गनवाए केबिन से भाग गया। आद्रय ने अपना सिर चेयर की क्राउन से टिकाकर आंखें बंद कर ली और डरावनी आवाज में बोला, माय लिटिल एंजल, तुमने मुझे इग्नोर करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बिकॉज आई डोंट लाइक इट एट ऑल व्हेन समवन इग्नोरेस मी, स्पेशली यू माय लिटिल एंजल। इतना बोल आद्रय बड़े ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। सिंघानिया मेंशन। सब अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चला गया। ऋत्विक अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। रियांश वहां उछलते कूदते आया और ऋत्विक को पीछे से हग कर लिया। ऋत्विक उसे अपने सामने कर काउच पर बैठाते हुए बोला, क्या हुआ? आज तुम्हें मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? भाई आपको पता था ना कि हमारे ऑफिस में ही सिद्धि काम करती है, इसलिए ही आपने मुझे वो प्रोजेक्ट संभालने के लिए कहा था ना? ऋत्विक ने बस हमम कहा। रियांश बोला, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऋत्विक अपना काम करते हुए बोला, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला। रियांश बोला, मतलब? ऋत्विक ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं सुबह जब ऑफिस गया तब मैं उससे लिफ्ट में टकरा गया था, तब मैंने उसे देखा था। रियांश ऋत्विक के गले में लगते हुए बोला, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड।
ऋत्विक ने रियांश की पीठ को थपथपाया और बोला, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है और उसे जल्द से जल्द अपने दिल की बात बता देना इससे पहले कि देर हो जाए। ये बोलते वक्त उसकी आवाज में एक दर्द था जिसे रियांश समझ नहीं पाया। काहिरा अपने कमरे में अपने फोन को पकड़े इधर से उधर टहल रही थी। काहिरा ने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से आद्रया का नंबर डायल किया, लेकिन उधर से किसी ने कॉल पिक नहीं किया। ये देख काहिरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। काहिरा खुद से बोली, देख लिया अपनी केयरलेस का नतीजा, अब भुगत। काहिरा लगातार आद्रया को कॉल लगाने लगी, लेकिन उच्च से आद्रया कॉल ही नहीं उठा रहा था। काहिरा ने एक लंबी और गहरी सांस ली और आद्रया को एक मैसेज टाइप करने लगी। मैसेज में लिखा, तारांकन डेविल, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर तुम्हारा कॉल इग्नोर नहीं किया। मैं रात को गेम खेलते खेलते ही सो गई और सुबह भी मैंने अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाया। मैंने कुछ देर पहले ही देखा था। प्लीज मेरा फोन उठा लो, वरना मैं कॉल नहीं करूंगी। मैं आखिरी 5 कॉल आपको करूंगी। अगर आपने उठाया तो ठीक है, वरना मैं फोन को स्विच ऑफ कर दूंगी। उधर आद्रया अपने बेड पर बैठा फोन को घूर रहा था। उसके फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिख रहा था जिस पर लिखा था, लिटिल एंजल 30 मिस्ड कॉल। तभी उसके फोन पर लिटिल एंजल के नाम से एक मैसेज आया। आद्रया 2 मिनट तक तो स्क्रीन को घूरता रहा, उसके बाद उसने फोन उठाकर मैसेज पर क्लिक कर दिया। पूरा मैसेज पढ़ने के बाद आद्रया खुद से बोला, सो गई थी। मुझे यहाँ पूरी रात नींद नहीं आए और यह अपने गधे और घोड़े सब बेचकर सो रही थी, और ऊपर से मुझे धमकी दे रही हैं। अब तो मैं इसका कॉल बिल्कुल भी पिक नहीं करूंगा। आद्रया अभी बोल ही रहा था कि उसकी स्क्रीन पर काहिरा की फोटो फ्लैश होने लगी जिसमें काहिरा झरने के पास बैठकर फ्लूट बजा रही थी। आद्रया ने कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाया। ऐसे ही एक एक कर 4 कॉल उसने इग्नोर कर दिया। जैसे ही 5वां कॉल आया, आद्रया बेचैन हो उठा। वह लगातार उस फोन को घूर रहा था। जब कॉल की आखिरी रिंग बजी तब उसने हार कर कॉल पिक कर ही लिया। आद्रया की कॉल पिक करते ही काहिरा खुश हो गई। काहिरा खुश होते हुए बोली, डेविल, आखिरकार तुमने मेरा कॉल पिक कर ही लिया। आद्रया नाराजगी से बोला, लिटिल एंजल, मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। काहिरा अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस मैं आगे से पहली रिंग में ही तुम्हारा कॉल पिक कर लूंगी। अब तो नाराजगी भूल जाओ। आद्रया तो काहिरा की आवाज सुनते ही सब कुछ भूल चुका था। अब उसकी सॉरी सुनते ही वह तो उसे देखने के लिए पागल हुए जा रहा था। आद्रया ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। अंडरस्टूड। काहिरा एक अच्छे बच्चे की तरह बोली, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। आद्रया काहिरा को ऑर्डर देने वाले लहजे में बोला, और हाँ, कल से राणा 24 आवर तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। काहिरा मना करते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कॉलेज वालों के हिसाब से मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, तो मुझे वहीं रहने दो। आद्रया अपनी आवाज स्ट्रीक करते हुए बोला, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ठीक है, राणा तुमसे दूर रहकर तुम्हारी हिफाजत करेगा, और मुझे इस बात पर कोई और बहस नहीं करनी। डेट्स माय फाइनल डिसीजन। काहिरा मुंह लटकाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन दूर से। आद्रया इस बार थोड़े प्यार से बोला, क्या तुमने मुझे मिस किया? काहिरा थोड़ी भरी हुई आवाज में बोली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। काहिरा की बात सुनकर आद्रया के होठों पर एक प्रीशियस स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल वह प्रीशियस स्माइल एक खतरनाक स्माइल में बदल गई। आद्रया काहिरा से बोला, क्या तुमने किसी को परेशान किया या फिर किसी तरह की कोई बदमाशी? काहिरा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर किसी को परेशान करती हूँ या फिर कोई ना कोई बदमाशी करती हूँ? आद्रया हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम करती हो। मुझे आज भी वह दिन याद है जब तुमने मनन को मेरे और अपने भाइयों के सामने मारा था, और तुमने उसे पीटने के चक्कर में तुमने मेरा लैपटॉप भी तोड़ दिया। काहिरा खिंचते हुए बोली, गलती मनन की थी, उसने मेरा पिज्जा खाया था। कोई मेरी चीजों को देखे भी ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं, और उसने तो मेरा पिज्जा खाया था। आद्रया काहिरा को शांत कराते हुए बोला, काम डाउन, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। कुछ देर और बात करने के बाद दोनों सोने चले गए। अगली सुबह रियांश अच्छे तैयार होकर जाने लगा। काहिरा जो अनिका के साथ कॉलेज के लिए जा रही थी, वह रियांश से बोली, लगता है भाई आज आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हैं। वैसे कहीं वह सिद्धि तो नहीं? रियांश बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मॉल की साइड पर जा रहा हूँ, वहाँ का काम देखने।
काहिरा रियांश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आपको मेरी होने वाली भाभी मिली या नहीं? ऋत्विक पीछे से आते हुए बोला, इसे तुम्हारी होने वाली भाभी मिल गई। वह हमारी कंपनी में ही काम करती हैं और यह शहजादे उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अनिका काहिरा को आवाज लगाते हुए बोली, एंजल जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं। काहिरा रियांश को ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से भाग गई। 1 घंटे बाद रियांश की कार साइड पर आकर रुकी। रियांश कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। कार की दूसरी तरफ से सिद्धि बाहर निकली। दोनों एक साथ अंदर चले गए। रियांश वहां हर एक चीज को गौर से देखा रहा था। सिद्धि उसे हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन दे रही थी। अचानक वहां काम करने वाले लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। रियांश और सिद्धि भागकर वहां गए। उन्होंने देखा जिस लिफ्ट से सामान ऊपर या नीचे लेकर जाते थे उसकी रस्सी टूट गई, जिस वजह से वह तेजी से नीचे आ रही थी और उसके नीचे एक 6 साल का बच्चा उस लिफ्ट के नीचे खड़ा रो रहा था। वह लिफ्ट उस बच्चे पर आकर गिरती उससे पहले ही रियांश तेजी से भागकर उस बच्चे को लेकर साइड में कूद गया। ये देखकर सबने एक राहत की सांस ली। सिद्धि भागकर रियांश और उस बच्चे के पास गई। सिद्धि दोनों को उठाते हुए रियांश से बोली, बॉस आप ठीक तो है ना? बोलते हुए सिद्धि उसके कपड़ों से मिट्टी झाड़ रही थी। रियांश एक मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्धि उस छोटे से बच्चे को शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाओ बच्चे, देखो तुम सेफ हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिद्धि की बात सुनकर वह बच्चा थोड़ा शांत हो गया। सिद्धि ने अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर उस बच्चे को दे दी। सिद्धि ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे एक चेयर पर बैठाकर उसे पानी पिलाने लगी। रियांश वहां खड़े लोगों से गुस्से में बोला, ये बच्चा किसका है? और क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ पर बच्चों को लाना अलाउड नहीं है? रियांश के गुस्से को देखकर वहां खड़े सभी लोग डर गए। रियांश की गुस्से भरी आवाज सुनकर उनका लीडर भागता हुआ आया। वह बोला, सर ये बच्चा यहाँ काम करने वाली एक औरत का है, वह दूसरी तरफ काम कर रही है। रियांश ने गुस्से से कहा, लगता है कि तुम्हें तुम्हारी जॉब प्यारी नहीं है, इसलिए ही तो तुमने उस औरत को अपने बच्चे को साथ लाने दिया। रियांश की बात सुनकर वह लीडर बुरी तरह डर गया। वह लीडर गिड़गिड़ाते हुए बोला, सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आगे कोई भी गलती नहीं करूंगा। सर बस मुझे एक मौका दे दीजिए। रियांश उस बच्चे के पास जाते हुए बोला, इस बच्चे की मां को जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। लीडर जल्दी से बोला, मैं अभी बुलाता हूँ। सर, लीडर एक आदमी को बोला, जाओ और जल्दी से जाकर इस बच्चे की मां को बुला कर लाओ। वह आदमी अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। रियांश उस बच्चे से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वह बच्चा अपनी मीठी आवाज में बोला, मेरा नाम चिंटू है। रियांश चिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चिंटू बड़ा प्यारा नाम है, तुम पढ़ाई करते हो? चिंटू ने ना में अपना सिर हिला दिया। तभी वहां एक औरत भागते हुए आई। उसने चिंटू को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, चिंटू मेरा बच्चा, क्या तुम ठीक हो? रियांश अपनी कठोर आवाज में बोला, आपको पता है ना यहाँ बच्चे नहीं लाते। अगर मैंने उसे सही समय पर नहीं बचाया होता तो शायद। रियांश अपनी कठोर आवाज में बोला, आपको पता है ना कि यहाँ बच्चों को लाना अलाउड नहीं। अगर मैंने इसे सही समय पर नहीं बचाया होता तो शायद यह अब तक मर चुका होता। वह औरत हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, साहब मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। कुछ देर बाद रियांश और सिद्धि वहां से निकल गए। पूरे रास्ते सिद्धि कनखियों से रियांश को देख रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, काहिरा अपनी क्लास में बैठी थी। तभी वहां मोनालिसा आई, उसके पीछे उसकी चमचियां भी थी। उनमें से ही एक वह लड़की भी थी जिसने कॉल करके किसी को काहिरा और रोनी के बारे में बताया था। मोनालिसा काहिरा से बोली, हे यहाँ मैं बैठूंगी, कहीं और जाकर अपने लिए सीट ढूंढ लो। काहिरा ने मोनालिसा और उसकी चमचियों को एक नज़र देखा, फिर उन्हें इग्नोर कर अपनी बुक में देखने लगी। क्लास में बैठे सभी बच्चों का ध्यान उन दोनों पर चला गया। सबको लग रहा था कि अब मोनालिसा काहिरा की इंसल्ट करके उसे धक्का देकर सीट पर बैठ जाएगी और काहिरा रोते हुए दूसरी सीट पर बैठेगी। मोनालिसा काहिरा की बुक को बंद करते हुए बोली, तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? मैंने कहा उठो यहाँ से। मोनालिसा का काहिरा की बुक को बंद करना काहिरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। काहिरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, मोनालिसा तुम जाकर किसी और से लड़ो, लेकिन मुझसे मत उलझो, वरना तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मोनालिसा काहिरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम एक गरीब लड़की हो,
जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमीर लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है। इसलिए ही तो तुमने कॉलेज के सबसे हैंडसम और अमीर लड़के को फंसा रखा है। काहिरा चुपचाप मोनालिसा की सारी बकवास सुने जा रही थी। मोनालिसा एक चमची जिसका नाम नीरू था वह बोली, रोनी ही नहीं, इसने तो उसके दोस्त सचिन को भी नहीं छोड़ा। मोनालिसा की दूसरी चमची जिसका नाम सोनिया था वह बोली, ये दोनों ही नहीं, मैंने इसे एक और हैंडसम लड़के के साथ देखा था। वह उसके साथ एक होटल में खाना खा रही थी। मोनालिसा, नीरू और सोनिया की बात सुनकर क्लास में बैठे सभी बच्चों में खुसुर फुसुर होने लगी। उन सब की तरह तरह की बातें काहिरा के कानों में साफ साफ उन सब की आवाज पड़ रही थी। ये लड़की दिखने में कितनी भोली और मासूम लगती है और काम ऐसे करती है किसी को भी शर्मा जाए। अगर ये लड़की ऐसी ही है तो हम भी एक ट्राई तो मार ही सकते हैं, और अगर वह नहीं मानी तो उसे उठा कर ले जाएंगे। तारांकन दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, एक बार चखना तो बनता है। तारांकन, इन जैसी लड़कियों की वजह से हम सबको लोगों की बात सुननी पड़ती है। उन सब की बातें सुनकर काहिरा का गुस्सा परवान चढ़ने लगा था। काहिरा की धीरे धीरे डरावनी लगने लगी। उसके शरीर से ठंडी वाइब्स निकलने लगी। उसकी आंखें बहुत डरावनी हो गई। उसका चेहरा डार्क हो गया और उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। काहिरा धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ी होने लगी। मोनालिसा को लगा कि काहिरा ने उससे हार मार ली, इसलिए वह उठकर दूसरी सीट पर जा रही है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक घनमत भरी मुस्कान आ गई। काहिरा मोनालिसा के सामने खड़ी हो गई। मोनालिसा और उसकी चमचियों की नज़र जैसे ही काहिरा की आंखों पर पड़ी, वह तीनों अंदर तक कांप गई। उनके पैर अपने आप 2 कदम पीछे हट गए। काहिरा उनकी तरफ अपने धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगी और वह अपने कदम पीछे लेने लगी। कुछ दूरी पर जाकर वह बैग से टकरा गई। वह तीनों एक दूसरे को देखने लगी। काहिरा ने मोनालिसा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए ही सोनिया के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। काहिरा का थप्पड़ इतना जोर का था कि सोनिया का के होंठों पर एक बड़ा कट लग गया और उसका गाल तुरंत सूजकर लाल हो गया। सोनिया की ऐसी हालत देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे डर गए। अब उनको इस बात का डर था कि कहीं काहिरा उनका भी यही हाल ना कर दे। मोनालिसा के माथे से तो ठंडा पसीना बहने लगा था। काहिरा ने अपने लेफ्ट हाथ से नीरू के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही नीरू का सिर बेंच के कोने सा जा लगा, जिससे उसके होंठों और सिर से खून बहने लगा और उसका गाल सूजकर मोटा हो गया। सोनिया और नीरू की ऐसी हालत देखकर मोनालिसा ने अपने गले से डर का सूखा छूट अपने गले से उतारा। काहिरा ने अपने दोनों हाथ उठाए और सोनिया और नीरू को एक साथ एक और थप्पड़ जड़ दिया। एक और थप्पड़ पड़ते ही दोनों बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गईं। क्लास के सभी बच्चे डर कर क्लास से भाग गए। अनिका, जो क्लास की तरफ ही जा रही थी, वह एक लड़की को रोककर बोली, क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? वह लड़की बोली, वो काहिरा अंदर बहुत गुस्से में है। वह मोनालिसा, नीरू और सोनिया को मार रही है। नीरू और सोनिया तो बेहोश होकर गिर गई। अनिका ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह धीरे से बोली, सोई हुई शैतान को किसने जगा दिया? लगता उन सबको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? ये सब खुद तो मरेंगे ही, साथ में हमें भी मरवाएंगे। बोलते हुए वह कांप रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से ऋत्विक को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से जैसे ही ऋत्विक ने कॉल रिसीव किया, अनिका, ऋत्विक के कुछ बोलने से पहले ही अनिका डर और घबराहट भरी आवाज में बोली, भाई, काहिरा बहुत गुस्से में है, प्लीज जल्दी आ जाए। ऋत्विक अपनी सीट से खड़े होते हुए बोला, मैं वहां आ रहा हूं एक। ये बोलकर ऋत्विक ने कॉल कट कर दिया और भागते हुए बाहर जाने लगा। उसके चेहरे पर वही डर और घबराहट था, वही डर जो अनिका के चेहरे पर था। ऋत्विक जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकला वह रियांश से टकरा गया। रियांश सही से खड़ा होते हुए बोला, भाई, क्या हुआ? आप इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? ऋत्विक भी सही से खड़ा होते हुए बोला, काहिरा बहुत गुस्से में है। रियांश भी डरते हुए बोला, क्या? जल्दी चलिए भाई। अनिका राम को कॉल करके सब कुछ बता चुकी थी। राम चेयर से खड़ा होते हुए बोला, मैं अभी आया। राम जैसे ही जाने को हुआ, चित्रांशी उसे रोकते हुए बोली, मैं भी साथ चलूंगी। राम बिना कुछ बोले बाहर भाग गया और उसके पीछे पीछे चित्रांशी भी भागने लगी। अनिका भागते हुए क्लास की तरफ जाने लगी। क्लास के अंदर काहिरा मोनालिसा की तरफ बढ़ रही थी और मोनालिसा अपने कांपते पैरों से काहिरा से दूर होती जा रही थी। मोनालिसा डरी हुई आवाज में बोली, देखो मुझसे दूर रहो, वरना मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। काहिरा अभी भी उससे कुछ नहीं बोल रही थी। काहिरा ने एक चाटा मोनालिसा के चेहरे पर मारा। चाटा पड़ते ही मोनालिसा बेंच पर गिर गई।
वह संभल पाती उससे पहले ही काहिरा ने मोनालिसा के बालों को कसकर पकड़ा और उसे लगातार एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगी। काहिरा ने मोनालिसा को 6 थप्पड़ जड़ दिए थे। वह और माती उससे पहले ही अनिका वहां आ गईं। अनिका बड़ी मुश्किल से मोनालिसा को काहिरा से अलग किया और बोली, अगर मरना नहीं चाहती हो तो तुरंत यहाँ से चली जाओ। मोनालिसा आधी बेहोशी की हालत में गिरते पड़ते वहां से चली गई। काहिरा बेकाबू होने लगी। उसने एक झटके से अनिका के हाथ को झटक दिया। हाथ झटकने की वजह से अनिका गिरने लगी, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही ऋत्विक ने उसे पकड़ लिया। राम और रियांश ने काहिरा को दोनों तरफ से पकड़ लिया। ऋत्विक ने काहिरा का मुंह खोलकर उसके मुंह में कुछ डाल दिया। काहिरा की आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और वह राम और रियांश के सहारे बेहोश हो गई। काहिरा के बेहोश होते ही सबने एक गहरी सांस ली। ऋत्विक गुस्से भरी आवाज में बोला, किसकी वजह से एंजल को गुस्सा आया? अनिका बोली, मोनालिसा और उसकी 2 चमचियों की वजह से। चित्रांशी बोली, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया जो एंजल को गुस्सा आ गया? वह तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी टेंशन फ्री रहती हैं। राम मायूसी से बोला, जरूर वह ऐसी बात होगी जो पास्ट से रिलेटेड हो। अनिका ने हाँ कहा और उन्हें पूरी बात बता दी। ऋत्विक गुस्से भरी आवाज में बोला, उसका पूरा नाम क्या है? अनिका ने जवाब में कहा, मोनालिसा देसाई। ऋत्विक ने काहिरा को गोद में उठाया और वहां से चला गया। उसके साथ बाकी सब भी चले गए। राणा कॉलेज के बाहर खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उन सब के जाते ही राणा अंदर चला गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। सिंघानिया मेंशन। ऋत्विक काहिरा को अपनी गोद लेकर अंदर आया। कायरा जी जो हॉल में बैठी फोन पर बात कर रही थी, उसने जैसे ही काहिरा को ऋत्विक की गोद में देखा तो वह घबरा गई। कायरा जी ऋत्विक के पीछे जाते हुए बोली, रीतू, एंजल को क्या हुआ है? रियांश बोला, मॉम, एंजल को गुस्सा आ गया था, जिस वजह से उसे बेहोश करना पड़ा। कायरा जी घबराते हुए बोली, इसने किसी को कुछ किया तो नहीं ना? अनिका बोली, आंटी ज्यादा कुछ नहीं किया, बस जिनकी वजह से उसे गुस्सा आया था उसको 3-4 थप्पड़ रसीद दिए, जिस वजह से वह बेहोश हो गई। ये सुनकर कायरा जी ने एक राहत की सांस ली और बोली, मैं ही को फोन करके सब बता देती हूँ। इतना बोल कायरा जी वहां से चली गई और अनिका, चित्रांशी, राम और रियांश काहिरा के रूम में चले गए और वहीं बैठ गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और सुबह से शाम होने लगी। एक लड़की कई लोगों के बीच घिरी हुई थी। उसके शरीर पर बस एक सफेद चादर लिपटी थी। उसके शरीर पर जगह जगह खरोंचने के निशान थे। वह सब लोग उसे अलग अलग नजरों से देख रहे थे। कुछ नजरों में घिन थी, कुछ की नजरों में वासना तो कुछ की नजरों में कुर्ता और कुछ की नजरों में दया थी। लोग उसे अलग अलग नाम दे रहे थे तो कुछ उसे गालियों से भरे ताने दे रहे थे। देखते ही देखते लोग उस लड़की पर पत्थर फेंकने लगे। काहिरा के माथे से धीरे धीरे पसीना बहने लगा। वह नींद में बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं मत मारो, छोड़ दो, मत मारो, नहीं नहीं। रियांश, ऋत्विक, अनिका, राम और चित्रांशी भागकर काहिरा के पास चले गए। ऋत्विक काहिरा को पकड़कर हिलाते हुए बोली, एंजल, एंजल, ओपन योर आइज। राम काहिरा के गाल थपथपाते हुए बोली, एंजल, उठ जाओ, देखो ये बस एक बुरा सपना है। काहिरा थी कि उठ ही नहीं रही थी। वह और जोर से चिल्लाने लगी। रियांश ने पास रखा पानी उठाया और काहिरा के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। 5 मिनट बाद काहिरा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। काहिरा की आंखों में एक डर था। वह बहुत सहमी हुई लग रही थी। काहिरा जल्दी से बैठ गई और ऋत्विक के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। रियांश, राम, अनिका और चित्रांशी ने भी उसे पीछे और साइड से गले लग गए। काहिरा रोते हुए बोली, भाई, वो लोग मार देंगे। काहिरा सिसकते हुए बोली, बचाओ भाई, मार देंगे। बोलकर काहिरा और जोर से रोने लगी। वह लगातार रोए जा रही थी। सब उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काहिरा बस रोए जा रही थी। रोते हुए उसके हिचकी आने लगी थी और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। राम जल्दी जल्दी काहिरा की पीठ रब करते हुए थपथपाने लगा। ऋत्विक काहिरा के आंसू पोंछने लगा और रियांश ने जल्दी से काहिरा के होठों पर पानी का गिलास रख दिया। बोलकर काहिरा जोर जोर से रोने लगी। उसे सब चुप करवाने की कोशिश कर रही थे, लेकिन काहिरा थी कि बस रोए जा रही थी। रोते रोते उसे हिचकी आने लगी और उसकी सांसें भी फूलने लगी। राम काहिरा की पीठ रब करते हुए थपथपाने लगा। ऋत्विक ने काहिरा के आंसू पोंछे और रियांश ने पानी का गिलास उठाकर काहिरा के होठों पर रख दिया। काहिरा धीरे धीरे पानी पीने लगी। अब तक काहिरा काफी हद तक शांत हो चुकी थी। रोने की वजह से उसकी आंखें और चेहरा दोनों सूज चुके थे।
अनिका नीचे से एक बाउल में आइस क्यूब लेकर आई। अनिका वह बाउल काहिरा के आगे करते हुए बोली, रोने की वजह से तुम्हारी आंखें और चेहरा बुरी तरह से सूज चुके हैं। काहिरा ने अपने कांपते हाथों से वह बाउल पकड़ लिया और आइस क्यूब से अपने चेहरे और आंखों की शिकायत करने लगी। ऋत्विक ने फोन करके उन सब का खाना काहिरा के रूम में ही मंगा लिया। थोड़ी ही देर में एक मेड उन सब का खाना लेकर आ गई। ऋत्विक काहिरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, एंजल चलो खाना खा लो। काहिरा अभी भी सिसक रही थी। उसने सिसकते हुए ही अपना सिर हिला दिया। चित्रांशी काहिरा के पास बैठ गई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, एंजल अपनी भाभी के कहने पर भी खाना नहीं खाओगी। काहिरा एकटक चित्रांशी को देखने लगी। काहिरा ने एक नज़र सब पर डाली, सब उसे ही देख रहे थे। काहिरा ने अपने आंसुओं को पोंछा और चित्रांशी का हाथ अपने हाथ में लेकर सिसकते हुए बोली, क्या भाई ने आपको प्रपोज कर दिया? चित्रांशी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। काहिरा राम से बोली, भाई भाभी का हमेशा ख्याल रखना और कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़ना। राम ने भी अपना सिर हिला दिया। काहिरा रियांश से बोली, भाई आप कब सिद्धि भाभी को अपने दिल की बात बता रहे हैं? रियांश मुस्कुराते हुए बोला, पहले उसके दिल में तो जगह बना लूं, उसके बाद उसे अपने दिल की बात दूंगा। काहिरा ऋत्विक से बोली, आप कब मेरे लिए भाभी ला रहे हैं? ऋत्विक अपनी नजरें चुराते हुए बोला, एंजल ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। काहिरा ने ऋत्विक के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, भाई मैं कौन हूँ? ऋत्विक काहिरा को देखते हुए बड़े प्यार से बोला, तुम हम सबकी एंजल हो। काहिरा भी मुस्कुराते हुए बोली, यस आई एम योर एंजल, सो नथिंग कैन बी हिंडन मी। I know that you love someone very much, so there is no need for you to lie. काहिरा की बात सुनकर सब ऋत्विक को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। ऋत्विक सबको खुद को घूरता पाकर हड़बड़ा गया। ऋत्विक हड़बड़ाते हुए काहिरा से बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी से प्यार करता हूँ? ये बात तो आज तक किसी को भी नहीं पता चला। काहिरा एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाई मुझे सब पता है। आप पेरिस में रात को बालकनी में खड़े होकर अपने फोन में फोटो को देखते हुए बातें करते थे। रियांश ने ऋत्विक की पॉकेट से उसका फोन निकाल लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि ऋत्विक को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। रियांश ने फोन को ऑन किया तो उस पर पासवर्ड लगा था। रियांश थोड़ी नाराजगी से बोला, पासवर्ड बताए। ऋत्विक अपने फोन लेते हुए बोला, मुझे मेरा फोन दो। ऋत्विक रियांश के हाथ से फोन लेता उससे पहले ही रियांश ने वह फोन राम की तरफ उछाल दिया। ऋत्विक राम की तरफ जाते हुए बोला, राम तुम तो मेरे अच्छे भाई हो ना, मुझे मेरा फोन दे दो। राम ने वह फोन अनिका की तरफ उछालते हुए बोला, सॉरी भाई लेकिन आज नहीं। ऋत्विक एक एक कर सबके पास जाने लगा। उन सब की ऐसी हरकत देख काहिरा खिलखिला कर हंस पड़ी। उसे हंसता देख सब अपनी जगह रुक गए। सब काहिरा को देख मुस्कुराने लगे। सब धीरे धीरे कर काहिरा के पास बैठ गए। काहिरा हंसते हुए रुक गई और सबको देखने लगी। राम काहिरा से बोला, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। तारांकन मुस्कुराते हुए, तुम बहुत अच्छी लगती हो। चित्रांशी राम की बात पूरी करते हुए बोली। काहिरा अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। रियांश काहिरा से बोला, भूख तो मुझे भी लगी है, जल्दी उठो। राजस्थान जैसलमेर आद्रय अपनी स्टडी में बैठा अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां को दौड़ा रहा था। उसे डिस्टर्ब करते हुए उसका फोन बजा। आद्रय बिना नाम देखे आ गया, फोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ राणा था। राणा आद्रय को ग्रीट करते हुए बोला, खंभा घनी हुकुम सा। आद्रय अपनी उंगलियां लैपटॉप पर नचाते हुए बोला, क्या हुआ राणा, कुछ हुआ है क्या वहाँ? राणा इज्जत के साथ बोला, हुकुम सा। हुकुम रानीसा का आज कॉलेज में किसी से झगड़ा हो गया। उन्होंने उन तीनों को बहुत मारा, इतना कि वह बेहोश हो गई। हुकुम रानीसा के सभी भाई भागते हुए कॉलेज आए थे और जब वो जा रहे थे तब हुकुम रानीसा बेहोश थी। काहिरा बेहोश थी। यह सुनकर आद्रय के लैपटॉप पर चलती हुई उंगलियां अचानक रुक गई। आद्रय को काहिरा की चिंता होने लगी। आद्रय कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ था कॉलेज में? राणा को जो कुछ भी वहां के लोगों से पता चला था उसने सब कुछ आद्रय को बता दिया। आद्रय अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, मुझे उन सब की बर्बादी चाहिए। राणा झिझकते हुए बोला, हुकुम सा। हुकुम रानीसा के तीनों भाइयों ने उन तीनों की फैमिली को बैंक करपट कर दिया है। आद्रय अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, तो फिर यह बात बाहर क्यों नहीं आई? राणा जवाब देते हुए बोला, वो हुकुम सा हुकुम रानीसा के भाई नहीं चाहते कि हुकुम रानीसा को इस बारे में पता चले। ठीक है, मुझे वहां की पल पल की खबर चाहिए।
और हाँ, लिटिल एंजल का ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आद्रया ने राना को इंस्ट्रक्ट करते हुए कॉल कट कर दिया। आद्रया अपनी आंखें बंद कर दोपहर की बातें याद करने लगा। फ्लैशबैक, दोपहर का वक्त, प्रताप इंडस्ट्री। आद्रया अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। अचानक उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। उसके सीने में असहनीय दर्द होने लगा। आद्रया जैसे तैसे उठकर केबिन में बने रूम के बाथरूम में चला गया। वह सिंक में अपने फेस पर पानी के छींटे मारने लगा, लेकिन उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। 10 मिनट बाद वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद आद्रया की आंख खुली। वह जल्दी ही खड़ा हो गया। उसे अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन पहले से कम हो रहा था। शाम होते होते उसका दर्द भी ठीक हो गया। फ्लैशबैक एंड आद्रया अपनी याद से बाहर आते हुए बोला, मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता। मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता, लेकिन तुम धीरे धीरे मेरी जिद, जुनून और सनक बनती जा रही हो। मैं तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर तेजाब की तरह काम करते हैं। मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा दर्द देख नहीं पाता। तुम्हें दर्द में देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे अंदर मेरी रूह को मार रहा हो। तुम्हें दर्द में तो दूर की बात है, मैं तो मुस्कान जरा सी भी कम होते हुए नहीं देख सकता। आद्रया अपनी आंखें खोलकर चेयर को धीरे धीरे घुमाते हुए बोला, तुम्हारा दर्द मुझे दर्द क्यों देता है? लिटिल एंजल। आद्रया कुछ देर रुककर बोला, मैं तुम्हें उसकी जगह कभी नहीं दूंगा, इसलिए चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना क्यों ना पड़े, तुम्हें तो मैं दर्द देकर ही रहूंगा। एक ऐसा दर्द जो तुम लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगी। आई प्रोमिस माय लिटिल एंजल। आद्रया ने अपना फोन उठाया और काहिरा का नंबर डायल कर दिया। एक रिंग में ही कॉल रिसीव कर लिया। काहिरा मुस्कुराते हुए बोली, हेलो। काहिरा की आवाज सुनकर आद्रया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आद्रया अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, लिटिल एंजल डिड यू क्राई? काहिरा ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया और अपनी दोनों आंखों को कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आद्रया फिर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। लिटिल एंजल। काहिरा अटकते हुए बोली, वो डेविल ऐसा। आद्रया उसे बीच में टोकते हुए बोला, मुझे सच सुनना है तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। काहिरा जबरदस्ती हंसते हुए बोली, हाँ, बस थोड़ा सा। वो मैंने आज कॉलेज में पढ़ा था कि रोने से आंखें साफ हो जाती है, तो मैं बस रोकर देख रही थी कि सच में आंखें साफ होती भी है या नहीं। आद्रया ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ, इसलिए चुपचाप कॉल रिसीव करो। काहिरा ने हमम कहा और उसका वीडियो कॉल रिसीव करो। कॉल रिसीव करते ही आद्रया ने कहा, लिटिल एंजल, मुझे तुम्हारे बाल नहीं देखना, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, इसलिए चुपचाप अपना चेहरा ऊपर करो। काहिरा ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। काहिरा का चेहरा देखता ही आद्रया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आद्रया अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे रोने की वजह जाननी है। काहिरा अपनी नजरें चुराते हुए बोली, वो मुझे मेरी फेवरेट चॉकलेट चाहिए थी, लेकिन कोई मुझे दे ही नहीं रहे थे, बस इसलिए रोने लगी। आद्रया शांति से बोला, अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मैं सच का पता अपने तरीके से लगवा लूंगा। काहिरा अकड़ते हुए बोली, हाँ, तो लगा लो ना पता, मुझे क्यों पूछ रहे हो? और जब तुम पता चल जाए ना तो मुझे भी बता देना। काहिरा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। काहिरा के फोन काटते ही आद्रया ने अपना फोन दीवार पर दे मारा। आद्रया अपने बालों को पकड़ते हुए बोला, आह, मैं क्यों कमजोर पड़ गया। उसकी आवाज सुनते ही, क्यों? दिल्ली हॉस्पिटल, एक नॉर्मल वार्ड में 3 बेड लगे थे। उन तीनों बेड पर मोनालिसा, नीरू और सोनिया लेटे हुई थी। उन तीनों को उनके परिवार वालों ने घेर कर रखा था। उन तीनों के परिवार वाले उन्हें गुस्से में देख रहे थे। नीरू के मॉम नीरू पर चिल्लाते हुए बोली, मनहूस लड़की, तूने किया क्या है जो सिंघानिया हमसे इतना गुस्सा हो गई कि हमें सड़क पर ला दिया? नीरू रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। अरे, मैं तो कभी सिंघानिया के किसी मेंबर से मिली भी नहीं। सोनिया का भाई उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोला, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारी दूसरों को बुली करने की आदत की वजह से अगर किसी दिन हम सड़क पर आ गए ना तो तुम घर से निकाल दी जाओगी। और अब जब तुम्हारी वजह से यह हो ही गया है तो घर मत आना और इस हॉस्पिटल का बिल भी खुद ही भर देना। सोनिया अपने भाई की ऐसी बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। मोनालिसा अपने डैड को डरी हुई नजरों से देखने लगी। मिस्टर देसाई भड़कते हुए बोला, मोना, क्या तुम बताना चाहोगी कि तुमने किया क्या है? मोनालिसा डरते हुए बोली, डैड, मैंने सिंघानिया परिवार को सच में कुछ नहीं किया। मैं तो उनसे उस रात पार्टी में मिली थी। मैंने तो उस रात भी उनसे कोई बात नहीं की। डैड,
मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। ये सब जरूर उस काहिरा ने करवाया है, अपनी दोस्त अनिका से कहकर। मोनालिसा डरते हुए बोली, डैड, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं तो उस रात भी उनसे नहीं मिली, तो फिर मैं कैसे उन्हें ऑफेंड करूंगी। ये सब उस काहिरा ने करवाया होगा अपनी दोस्त अनिका से कहकर। मिस्टर देसाई बोले, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? किसने क्या करवाया है, और यह अनिका कौन है? मोनालिसा रोते हुए बोली, डैड, वो लड़की एक नंबर की घटिया लड़की है, लड़कों को कपड़ों की तरह बदलती है। आज जब मैंने उसकी सच्चाई सबके सामने बताई तो उसने मुझे और मेरी दोस्तों को इतना मारा कि हम बेहोश हो गई। अनिका उस लड़की की दोस्त है। वह अनिका मिस्टर मेहरा की इकलौती बेटी अनिका मेहरा है। और डैड, आप तो मेहरा और सिंघानिया की दोस्ती अच्छे से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? उद्धरण चिन्ह। मोनालिसा अपने इनविजिबल आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ भाई, ये वही लड़की है। वह लड़की जिस लड़के के पीछे पड़ी है। वह लड़का मुझसे प्यार करता है, इसलिए वह लड़की मुझसे जलती है। मिस्टर देसाई मोनालिसा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम आराम करो। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी पर हाथ उठाने की? और रही बात सिंघानिया की, तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। अब तुम आराम करो। उद्धरण चिन्ह। मोनालिसा आंखों में शैतानी चमक लिए हाँ में अपना सिर हिला दिया। मिस्टर देसाई वहां से चले गए। मिस्टर देसाई के जाने के बाद शौर्य मोनालिसा से बोला, मोना, तुम डैड को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह। मोनालिसा शैतानी मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाए बोली, आपने सही कहा भाई, लेकिन उस लड़की को तो बर्बाद होता देखना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यानी मोनालिसा देसाई को थप्पड़ मारने की? मोनालिसा शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, यह आप करेंगे या मैं करूं? शौर्य एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, ये काम तो मैं ही करूंगा। सिंघानिया मेंशन। अगली सुबह जब काहिरा कॉलेज के लिए तैयार होकर जाने लगी तो अहिर जी काहिरा को रोकते हुए बोले, एंजल, क्या तुम आज रुक नहीं सकती? तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। काहिरा मुस्कुराते हुए बोली, डैड, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी आपकी एंजल बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अहिर जी काहिरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे पता है, मेरी बेटी कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। काहिरा अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। आर कॉर्पोरेशन। रियांश अपने केबिन में बैठा एक फाइल को पढ़ रहा था। सिद्धि अपने हाथ में एक कई सारी फाइल लेकर आई। किसी को अपने केबिन में बिना नॉक किए आता देख रियांश फाइल पढ़ते हुए ही बोला, मन्यक, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि डोर नॉक करके आया करो। सिद्धि अपना सिर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी सर, वह हाथ में फाइल थी तो मैं डोर नॉक नहीं कर पाई। सिद्धि की आवाज सुनकर रियांश ने अपना सिर उठाकर देखा। सिद्धि की दोनों हाथ फाइलों से भरा हुए थे। रियांश जल्दी से खड़ा हुआ और सिद्धि के हाथ से फाइल लेते हुए बोला, सिद्धि, तुम्हें ये फाइल लाने की क्या जरूरत थी? ये काम तो मन्यक का था ना, उसे आने दो, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कामचोर कहीं का। रियांश ने सिद्धि का हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बैठा दिया और उसे पानी देते हुए बोला, तुम थक गई होगी ना, वो पहले पानी पियो। सिद्धि तो बस हैरानी से रियांश की हर हरकत को नोटिस कर रही थी। सिद्धि पानी का गिलास पकड़कर बोली, सर, फाइल लाने में कौन थकता है, और मन्यक सर ने मुझे फाइल नहीं दी, वो तो उनके पास बहुत ज्यादा फाइल थी और वह सारी फाइल गिर गई थी, इसलिए आधी फाइल में ले आई। रियांश ने आगे कुछ नहीं कहा तो सिद्धि डरते हुए बोली, सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? रियांश अपनी चेयर पर बैठ गया और बोला, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? सिद्धि ने पहले एक सांस में अपने हाथ में पकड़े पानी के गिलास को खाली कर दिया और फिर हिचकिचाते हुए बोली, सर, उस दिन जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की, क्या उसकी वजह से आप मुझे जॉब से फायर कर देंगे? उद्धरण चिन्ह। सिद्धि की बात सुनकर रियांश हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, हा 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 हा, सॉरी। वह क्या है ना, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। सिद्धि बोली, इसमें हंसने की कौन सी बात है, मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा है। रियांश बोला, अगर मुझे तुमसे बदला लेना ही होता तो तुम इस वक्त यहाँ नहीं अपने घर पर होती, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धि एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, आप सच कह रहे हैं सर? रियांश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सिद्धि खड़े होते हुए बोली, थैंक यू सर। सिद्धि ने पानी का गिलास टेबल पर रखकर वहां से चली गई। ऋत्विक अपने केबिन में ग्लास वॉल से बाहर की ओर देख रहा था।
उसने बाहर की ओर देखते हुए कहा, तुम कहाँ हो? कितने साल हो गए? आज तक मैं तुम्हें ढूंढ तक नहीं पाया। ढूंढना तो दूर की बात है, मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक ने अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसमें एक फोटो निकालकर देखने लगा। उसमें एक लड़की का चेहरा था। उस लड़की के होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसका रंग गोरा था, उसकी काली आंखों में एक चमक थी। ऋत्विक ने अपनी उंगलियां उस फोटो पर फेरने लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी। अनिका, श्रेया, रॉनी और सचिन के साथ कैंटीन में बैठी थी। अनिका और सचिन श्रेया औरत रॉनी की हर छोटी से छोटी हरकत को नोटिस कर रहे थे। सचिन और अनिका ने आंखों ही आंखों से एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। अनिका अपना गला साफ करते हुए सचिन से बोली, सचिन, तुम्हें पता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है? सचिन बोला, हाँ, उस रात तुम्हारा और काहिरा का बॉयफ्रेंड आया था। अनिका उदास होने का नाटक करते हुए बोली, मैंने और एंजल ने तुम सबको हमारे बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, लेकिन लगता है हमें बताना ही नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। श्रेया अनिका के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ अनी, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? उद्धरण चिन्ह। अनिका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये तू मुझसे बोल रही है? श्रेया बोली, लेकिन मैंने किया क्या है, पहले ये तो बताओ। एक। अनिका सचिन से बोली, बताऊं इन दोनों को आखिर इनकी गलती क्या है? सचिन बोला, तुम दोनों में कब से गुटगू चल रहा है और आप दोनों ने हमें बताया तक नहीं। भूलो मत, हम सब दोस्त हैं। रॉनी ने श्रेया की तरफ देखा जो नजरें चुरा रही थी। रॉनी ने टेबल के नीचे से श्रेया का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। रॉनी बात टालते हुए बोला, काहिरा आज कॉलेज क्यों नहीं आई? अनिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब बात को टालने के लिए ये सब पूछ रहे हो, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। काहिरा कल थोड़ी बीमार थी, शायद इसीलिए अंकल ने उसे कॉलेज नहीं आने दिया। राजस्थान, जैसलमेर, प्रताप इंडस्ट्री। आद्रय के केबिन की शांति भंग करते हुए उसका फोन बजने लगा। आद्रय ने फोन उठाया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से राणा की आवाज आई, हुकुम सा। वो हुकुम रानी सा। आद्रय जल्दी से बोला, क्या हुआ लिटिल एंजल को? उद्धरण चिन्ह। राणा डरते हुए बोला, वो हुकुम रानी सा सुबह से गायब हैं। हम उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। मुझे पूरी बात जाननी है। हुकुम सा की गुस्से भरी आवाज सुनकर राणा डरते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। उद्धरण चिन्ह। आद्रय गुस्से में बोला, मुझे रात होने से पहले लिटिल एंजल की सेफ होने की न्यूज सुननी है। गोट इट। राणा जी बोले, जी हुकुम सा। आद्रय फोन काट कर गुस्से से बोला, पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, जब देखो किसी ना किसी प्रॉब्लम को इनवाइट करती रहती है। दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस के अंदर एक कमरे में काहिरा बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। काहिरा को धीरे धीरे होश आने लग गया। काहिरा की आंखें धीरे धीरे खुलने लग गई। आंखें खुलते ही उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। काहिरा अपनी पलकों को 2-3 बार बंद करके खोलने लगी, जिससे उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। काहिरा की नज़र सीलिंग पर गई। वह डर कर अपने चारों तरफ देखने लगी। काहिरा अपना सिर पकड़कर सब कुछ याद करने लगी। फ्लैशबैक। काहिरा अहिर जी से बात करके मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। बाहर ड्राइवर काहिरा के लिए गेट खोलकर खड़ा था। काहिरा ड्राइवर से बोली, अंकल, आज कार में खुद ड्राइव करके जाऊंगी, इसलिए आप कार की मुझे दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर डरते हुए बोला, लेकिन बिटिया अगर सर को पता चल गया तो वह मुझे बहुत डांटेंगे। काहिरा को अहिर जी आते हुए दिखाई दिए। काहिरा अहिर जी को आवाज लगाते हुए बोली, डैड, यहाँ आइए। काहिरा के बुलाने पर अहिर जी काहिरा के पास चले गए। काहिरा अहिर जी से बोली, डैड, आज मैं खुद ड्राइव करके जाना चाहती हूँ। काहिरा ये कहते हुए बहुत मासूम सी शक्ल बना ली। अहिर जी काहिरा की मासूम सी शक्ल देखकर मना नहीं कर पाए और बोले, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ध्यान से, अगर कुछ भी हुआ तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कार बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। काहिरा ड्राइवर के हाथ से चाबी लेते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, सो डोंट वरी। काहिरा कार लेकर वहां से निकल गई। काहिरा के पीछे पीछे राणा भी अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। काहिरा की नज़र एक आइसक्रीम पार्लर पर गई। काहिरा कार रोककर अंदर चली गई। राणा भी आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ा हो गया। काहिरा सभी फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर वहीं बैठकर खाने लगी। राणा बाहर से ही काहिरा पर नजर रख रहा था। काहिरा अपनी आधी से ज्यादा आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी। राणा के फोन पर एक कॉल आया। राणा कॉल पिक कर दूसरी साइड चला गया। तभी काहिरा के पास एक बच्चा आया। वह बच्चा काहिरा से बोला, दीदी, उधर कोई आपको बुला रहा है।
काहिरा उस तरफ देखने लगी जहां उस बच्चे ने इशारा किया था। काहिरा बोली, मुझे तो वहां कोई नहीं दिख रहा, और कोई मुझे क्यों बुलाएगा, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। वह बच्चा बोला, मुझे नहीं पता दीदी, वह बोल रहे हैं उन्हें आपकी जरूरत है। काहिरा ने अपने हाथ में एक आइसक्रीम ली और उस तरफ चली गई जहां उस बच्चे ने इशारा किया था। काहिरा के जाते ही राना वापस आ गया, लेकिन उसे वहां काहिरा नहीं मिली। वह हर जगह काहिरा को ढूंढने लगा। उधर काहिरा जब उस जगह पहुंची तो वहां कोई नहीं था। काहिरा खुद से ही बोली, आजकल के बच्चे भी ना, उस बच्चे को मैं ही मिली थी क्या बेवकूफ बनाने को। काहिरा जैसे ही वहां से जाने लगी, किसी ने उसके सिर के पीछे जोर से मारा। काहिरा के हाथ से उसकी आइसक्रीम छूटकर नीचे गिर गई। काहिरा के हाथ उसके सिर के पीछे चले गए। काहिरा ने पलटकर देखा, एक मोटा और भद्दा सा आदमी उसे देखकर हंस रहा था। उसके हंसने से उसके कुछ टूटे हुए और पीले दांत दिखने लगे। काहिरा अपनी आंखें छोटी कर बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मोटे काहिरा जैसे ही वहां से जाने लगी, किसी ने उसके सिर पर जोर से मारा। सिर पर लगने की वजह से काहिरा के हाथ से उसकी आइसक्रीम छूटकर नीचे गिर गई। काहिरा के हाथ उसके सिर के पीछे चले गए। काहिरा ने पीछे पलटकर देखा, एक मोटा और भद्दा सा आदमी काहिरा को देखकर हंस रहा था। उसके हंसने से उसके टूटे हुए और पीले दांत साफ साफ दिखाई दे रहे थे। काहिरा अपनी आंखें छोटी कर बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मोटे, तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। बोलते बोलते काहिरा वहीं बेहोश होकर गिर गई। काहिरा के गिरते ही वह आदमी बोला, इस लड़की को उठाकर गाड़ी डाल दो। उस आदमी के कहने पर उसके गुंडे काहिरा को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। उसके बाद वह सब वहां से निकल गए। उन सब के निकलने के 2 मिनट बाद राना वहां आया। उसकी नज़र नीचे पड़ी आइसक्रीम पर गई। राना वह आइसक्रीम उठाकर उसे देखने लगा। फ्लैशबैक एंड। काहिरा अपना सिर पकड़े बोली, उस मोटे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आह, मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा है। काहिरा बेड से उठकर डोर की तरफ जाने लगी। तभी डोर ओपन कर अंदर आया। काहिरा की नज़र जब उस शख्स पर गई तो काहिरा का मुंह ऐसा बन गया जैसे उसने किसी गंदी चीज को देख लिया हो। वह शख्स कोई और नहीं शौर्य था। काहिरा बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वह मोटा कहाँ गया जो मुझे यहाँ लेकर आया था? उसे अभी के अभी बुलाओ। शौर्य एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, हा 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 हा, तुम्हें यहाँ किडनैप कराने वाला मैं था। तुम्हें जो भी बोलना है मुझसे बोलो। उद्धरण चिन्ह। काहिरा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, क्यों? तुम क्या उस मोटे के चेले हो जो मैं तुमसे बात करूं? शौर्य अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस मोटे का चम्मचा कहने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? काहिरा एक चिढ़ाने वाली स्माइल लिए बोली, क्यों? तुम नहीं जानते क्या कि तुम कौन हो? शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही काहिरा बोली, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी इस उम्र में। आप एक काम करो, डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करा लो। शौर्य गुस्से में बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। काहिरा उसे अपना एक हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया और बोली, तुम मुझे बाद में पकड़ लेना, पहले उस मोटे और उसके सारे चम्मचों को बुलाओ। शौर्य एक नौकर को बुलाकर बोला, जाओ और जाकर उन सब को बुलाकर लेकर आओ। वह नौकर वहां से चला गया। काहिरा शौर्य से बोली, मेरे रास्ते से हटो। शौर्य गुस्से में काहिरा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर लगता हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दोगी और मैं तुम्हारी सारी बातें मानता जाऊंगा? काहिरा अपने कदम पीछे करते हुए बोली, देखो मुझसे दूर रहो वरना। शौर्य ऐसे शैतानी मुस्कुराहट से बोला, वरना क्या कर लोगी तुम अभी एक छोटी बच्ची हो। काहिरा एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, अब देखो ये छोटी बच्ची तुम्हारे साथ क्या करती है। शौर्य कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सिर पर एक वास आकर लगा। वास के सिर पर लगते ही शौर्य अपना सिर पकड़कर बैठ गया। काहिरा ने एक नज़र शौर्य को देखा और फिर अपने हाथ छाड़ते हुए बाहर निकल गई। हॉल में वह मोटा आदमी और उसके साथी वहीं खड़े थे। काहिरा एक नौकर से बोली, मुझे एक डंडा लाकर दो। वह नौकर वहां से हिचकिचाते हुए चला गया। थोड़ी देर में वह नौकर वापस आया, उसके हाथ में एक मोटा डंडा था। काहिरा ने वह डंडा लिया और मुस्कुराते हुए उस मोटे के पास जाने लगी। काहिरा उस मोटे से बोली, तुझे याद है ना मैंने तुझे बेहोश होने से पहले क्या कहा था? वह मोटा काहिरा को अजीब तरह से देखते हुए बोला, हाँ याद है, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले खुद को देखो, अगर मैं एक फूंक मारूं तो तुम यहाँ से उड़ जाओगी। काहिरा अपनी आंखें छोटी कर बोली, ओह, तो तुम मुझे एक फूंक से उड़ा सकते हो?
तो उड़ा कर दिखाओ, और अगर नहीं उड़ा पाए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह मोटा आदमी बोला, ठीक है। इतना बोल वह मोटा आदमी अपने पेट पर हाथ रखकर फूंक मारने ही वाला था कि उससे पहले ही काहिरा उसे रोकते हुए बोली, 1 मिनट। तुम्हें देखकर मुझे पता लग गया है कि ना तो तुम कभी नहाते हो और ना ही कभी ब्रश करते हो, इसलिए मुझ पर तो अपनी गंदी फूंक बिल्कुल भी नहीं मारना। उद्धरण चिन्ह। काहिरा की बात सुनकर वह मोटा आदमी पहले तो शर्मिंदा हो गया, फिर अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए बोला, क्यों लड़की डर गई ना मुझसे? मुझे तो पहले से ही पता था। काहिरा मुंह बनाते हुए बोली, डर और तुझसे? वह क्या है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। गंदगी का नाम सुनते ही मुझे मिचमिची होने लगती, और अभी तो मेरे सामने सबसे गंदा कचरा है। काहिरा कुछ देर रुककर बोली, मैं तुम्हें किसी को फूंक से उड़ाने का मौका जरूर दूंगी। काहिरा इधर उधर देखने लगी, तभी उसकी नज़र उस मोटे के पीछे खड़े एक आदमी पर गई। काहिरा ने उस आदमी की तरफ इशारा किया। वह आदमी माचिस की तिल्ली जैसा था। वह मोटा आदमी बोला, तुम देखो कैसे मैं इसे एक फूंक में उड़ाता हूँ। उसके बाद मोटे ने अपने पेट को पकड़कर एक जोर की फूंक मारी। उस फूंक से उस पतले आदमी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह मोटा जोर जोर से हौंफने लगा। उस मोटे को हौंफता देखकर काहिरा जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद काहिरा बोली, आप तैयार हो जा मोटे पिटने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल काहिरा अपने हाथ में पकड़े डंडे से उस मोटे को पिटने लगी। उस मोटे के साथी वहां से भागने को हुए, लेकिन उससे पहले ही काहिरा उन्हें भी पिटने लगी। जब उनकी हालत खराब हो गई तो काहिरा ने उन्हें छोड़ दिया। काहिरा सोफे पर बैठते हुए बोली, अगली बार अगर किसी को किडनैप करना हो तो पहले उसकी परमिशन जरूर ले लेना। समझ गए? उन सभी लोगों ने करहाते हुए एक साथ कहा, हम समझ गए। काहिरा कॉफी टेबल पर रखा पानी उठाते हुए बोली, अब निकालो यहाँ से। काहिरा के बोलते ही वो सब वहां से गिरते पड़ते वहां से निकल गए। काहिरा ने पानी पीकर जैसे ही गिलास रखा उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। काहिरा ने पीछे मुड़कर कर देखा, शौर्य गुस्से में नीचे आ रहा था। काहिरा शौर्य से नजरें हटाते हुए बोली, आराम से चलो, मैं यहाँ नहीं भागी हूँ, लेकिन अगर तुम इस उम्र में ऐसे भागोगे तो तुम्हें कि महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। काहिरा ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से मोनालिसा आ रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी काहिरा की उंगलियों के निशान थे, जो मोनालिसा के 2 किलो मेकअप करने के बाद भी नहीं छुपे थे। काहिरा बोली, ओ भाई की बहना भी आ गई, मुझे तो लगा था कि तुम अभी तक हॉस्पिटल का दलिया खा रही होगी। मोनालिसा गुस्से में बोली, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हें तो मैं आज बहुत दर्दनाक मौत मारूंगी। उस मौत के बाद तुम कभी जन्म भी नहीं लोगी। काहिरा हंसते हुए बोली, मुझे लगता है आंटी ने जब तुम्हें जन्म दिया उस टाइम उन्होंने जरूर करेला खाया होगा, तभी तुम दोनों बहुत कड़वे हो। और रही बात मौत की तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे महादेव मुझे कुछ नहीं होने देंगे, और मैं कभी तुम दोनों को मुझे छूने नहीं दूंगी। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हें कूंगा ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा करूंगा। शौर्य की बात खत्म होते ही शौर्य और मोनालिसा जोर जोर से हंसने लगे। शौर्य की बात सुनकर काहिरा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखने लगी और उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। एक बड़े से कमरे में एक मोटा आदमी एक लड़की को बड़ी अजीब तरह से छूने लगा। वह लड़की रोते हुए बोली, मुझे छूना भी मत। वह आदमी जो भद्दी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें सिर्फ कूंगा ही नहीं, उससे भी ज्यादा करूंगा। वह लड़की पीछे खिसकते जा रही थी। उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ दिए। अचानक काहिरा ने आंखें खोली, वह पूरी पसीने से भीगी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। काहिरा की उन काली और सुंदर आंखों में डर ने डेरा डाला हुआ था। काहिरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी नज़र अपने हाथ में पहनी घड़ी पर गई। काहिरा ने कांपते हाथों से उस घड़ी का एक बटन प्रेस कर दिया। शौर्य और मोनालिसा अभी भी हंसे जा रहे थे। मोनालिसा बोली, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मोनालिसा देसाई कौन है। आज से तुम मेरे नाम से भी काम पोंगी। काहिरा खड़ी होकर बौखलाए हुई सी बोली, नहीं नहीं, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। काहिरा की आंखों में इस वक्त लाल डोरों का जाल बिछा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना निकल रहा था। काहिरा को ऐसे देखकर एक वक्त को तो मोनालिसा और शौर्य डर गए, लेकिन जल्दी ही उन दोनों ने खुद को संभाल लिया। काहिरा अपने भारी कदमों से सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगी। फर्श पर फ्लावर पॉट, कांच के गिलास, ब्रोकरी और भी कई चीजें फर्श पर पड़ी थी। काहिरा की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी, उसका सर भारी होने लगा। काहिरा को सब कुछ डबल दिखने लगा था।
काहिरा के पैर एक जगह रुक ही नहीं रहे थे। काहिरा का पैर जैसे ही एक कांच के टुकड़े पर पड़ने वाला था। काहिरा अपना पैर जैसे ही कांच के टुकड़े पर रखने वाली थी, उससे पहले ही उसके पैर और कांच के नीचे एक हाथ आ गया। काहिरा ने अपनी धुंधली होती आंखों से उस इंसान को देखा और अपनी कमजोर आवाज में बोली, राणा भाई। इतना बोलते ही काहिरा की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। काहिरा जैसे ही गिरने वाली थी, राणा ने काहिरा को पकड़ लिया और उसे एक सोफे पर लेटा दिया। राणा के हाथ से खून बह रहा था। राणा ने अपना रुख मोनालिसा और शौर्य की तरफ किया। शौर्य गुस्से में बोला, हे, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मोनालिसा राणा को अपने अगले शिकार की नजरों से देख रही थी। राणा की पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। मोनालिसा ने एक नज़र काहिरा को देखा और फिर राणा को देखते हुए मन में बोली, आखिर इस गरीब लड़की में ऐसा है क्या जो सभी मर्द इसके आसपास घूमते रहते हैं? पहले वह रोनी, फिर राजस्थान का हुकुम सा, उसके बाद सिंघानिया ब्रदर और अब ये हीरो जैसे दिखने वाला बंदा। इस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? राणा ने एक नज़र काहिरा को देखा, फिर शौर्य और मोनालिसा को। राणा अपनी कठोर आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुकुम रानीसा को किडनैप करने की? उद्धरण चिन्ह। काहिरा के लिए हुकुम रानीसा सुनकर शौर्य और मोनालिसा हैरान हो गए। उन दोनों को अब डर लगने लगा था। मोनालिसा जलन भरी नजरों से काहिरा को देखने लगी। मोनालिसा की जलन इतनी बढ़ गई कि वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और काहिरा की तरफ बढ़ते हुए बोली, इस बेकार लड़की को तो मैं जान से मार दूंगी। मुझे जो भी लड़का पसंद आता है वह इस लड़की के पीछे लट्टू होकर घूमने लगता है। मोनालिसा काहिरा को छू भी पाती उससे पहले ही राणा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्का लगने की वजह से मोनालिसा दूर जा गिरी। अपनी बहन को गिरता देख शौर्य गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का देने की? अब मैं तुझे यहाँ जिंदा जाने नहीं दूंगा। मोनालिसा काहिरा को छू भी पाती उससे पहले ही राणा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। धक्का लगने की वजह से मोनालिसा दूर जा गिरी। अपनी बहन को गिरते देख शौर्य गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का देने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। शौर्य अपने आदमियों को आवाज लगाने लगा, लेकिन उसके बुलाने पर भी जब उसका कोई आदमी नहीं आया तो वह घबराने लगा। राणा बोला, कोई नहीं आएगा क्योंकि सब भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। हुकुम रानीसा को अगवा करके तूने हमारे हुकुम सा से दुश्मनी मोल ले ली है। राणा ने अपने गार्ड को आवाज लगाते हुए कहा, ले जाओ इन दोनों को राजस्थान की सैर पर। इन्हें भी तो शैतान से मिलने का मौका मिलना चाहिए। सारे गाइस ने अपना सिर हिला दिया और शौर्य और मोनालिसा को वहां से ले गए। राणा ने काहिरा को देखा, फिर पानी का गिलास उठाकर काहिरा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 1 मिनट बाद ही काहिरा को धीरे धीरे होश आने लगा। आंखें खुलते ही काहिरा को राणा का चेहरा नजर आया। काहिरा बोली, राणा भाई, आप आ गए। राणा अपना सिर झुकाकर बोला, अगर आप मुझे घंटी का बटन प्रेस नहीं करती तो शायद मुझे कुछ टाइम लग जाता। उद्धरण चिन्ह। राणा अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हुकुम रानीसा, मैं आपका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया। इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहती है दे सकती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। काहिरा खड़ी हुई और राणा को खड़ा करते हुए बोली, राणा भाई, मैं आपको लोकेशन भेजती या नहीं भेजती, मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं होने देते, और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे हुकुम रानीसा मत बोला कीजिए। आप मुझे बाकी सब की तरह एंजल बोल सकते हैं। राणा अपना सिर उठाकर बोला, लेकिन हुकुम रानीसा, मैं आपको कैसे? काहिरा बोली, अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो आप मुझे एंजल ही बोलेंगे। राणा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। काहिरा की नज़र उसकी घड़ी पर गई। काहिरा घबराते हुए बोली, हे भोलेनाथ, रात होने को आए है और मैं यहाँ अभी तक बेहोश पड़ी थी। काहिरा बाहर की ओर जाते हुए बोली, राणा भाई, जल्दी चलिए, अगर मुझे और देर हो गई ना तो ना जाने मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा। राणा भी काहिरा के पीछे जाने लगा। काहिरा जाकर राणा की कार में बैठ गई। राणा ड्राइविंग सीट पर बैठकर जैसे ही कार चलाने वाला था, तभी काहिरा की नज़र राणा के जख्मी हाथ पर गया। राणा के हाथ में जख्म देखकर काहिरा को याद आया कि जब वह कांच पर पैर रखने वाली थी तभी राणा ने उस कांच पर हाथ रख दिया था। काहिरा ने राम के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, भाई, आपको तो चोट आई है। उद्धरण चिन्ह। काहिरा कार के डैशबोर्ड में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। राणा अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये तो छोटी सी चोट है।
काहिरा फर्स्ट एड निकालते हुए बोली, यह आपको छोटी सी चोट लग रही है। उद्धरण चिन्ह। काहिरा एंटीसेप्टिक से राना के जख्म को साफ करने लगी। राना काहिरा को नम आंखों से देखने लगा। काहिरा राना के हाथ में पट्टी बांधकर जैसे ही अपना सिर ऊपर किया, उसे राना की नम आंखें दिखी। काहिरा परेशानी में बोली, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो, क्या आपको दर्द हो रहा है? राना अपने आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं, किसी की याद आ गई। काहिरा क्यूरियोसिटी से बोली, अच्छा, आपको किसकी याद आ रही है? राना कार स्टार्ट करते हुए बोला, वह मेरी बहन जैसी थी, या ये कहूं कि बहन से भी बढ़कर। काहिरा बोली, क्या वह मेरी तरह क्यूट और ब्यूटीफुल थी? राना काहिरा की बात पर मुस्कुराने लगा। वह मुस्कुराते हुए ही बोला, हाँ, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर में काहिरा सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़ी थी। काहिरा राना को बाय बोलकर अपनी कार में बैठ गई और अंदर चली गई। अंदर सब काहिरा का ही इंतजार कर रहे थे। अहिर जी काहिरा को गले लगाकर बोले, एंजल, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है हम सब कितना डर गए थे। काहिरा बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। कायरा जी बोली, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं खाना लगाने को कहती हूँ। काहिरा मुस्कुराते हुए ऊपर भाग गई। कुछ देर बाद वह वापस नीचे आ गई। राजस्थान, जैसलमेर, आद्रया महल में डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। एक नौकर आया और बोला, हुकुम सा, कुशल जी आए हैं। आद्रया खाना खाते हुए बोला, कुशल को स्टडी में भेज दो। आद्रया अपना डिनर कंप्लीट कर स्टडी में चला गया। कुशल सोफे पर बैठा आद्रया का इंतजार कर रहा था। आद्रया के आते ही कुशल खड़ा हो गया। आद्रया सामने वाले सोफे पर एक किंग की तरह बैठ गया। कुशल बोला, हुकुम सा, राना ने उन दोनों को राजस्थान के लिए भेज दिया है। कुछ देर बाद वह दोनों राजस्थान में होंगे। इतना बोल कुशल कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, जोधपुर के राजा अशोक कुमार और उनका पूरा परिवार आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और वह सब हुकुम रानी सा को भी ढूंढ रहे हैं। आद्रया बड़ी शांति से बोला, राना से कहो कि काहिरा की सिक्योरिटी बढ़ा दे। जब वह दोनों आ जाए तो मुझे तुरंत बता देना। और हाँ, अशोक और अमर पर नजर रखना, और उस मोनिका पर खास नजर रखना। बाकी जो करना है उन्हें करने दो। क्या तुम्हें पता चला कि 2 साल पहले लंदन में मुझ पर किसने अटैक किया था? कुशल बोला, नहीं हुकुम सा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इंसान बहुत शातिर है। आद्रया कुछ सोचते हुए बोला, उसका पता चला, जिसने मुझे बचाया था। कुशल अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं हुकुम सा, उनका भी कुछ पता नहीं चला। आद्रया बोला, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखो। कुशल आद्रया को ग्रीट कर वहां से चला गया। आद्रया ने अपना फोन निकाला और काहिरा को फोन लगा दिया। काहिरा ने पहली रिंग में ही आद्रया का फोन उठा लिया। आद्रया काहिरा से बोला, तो कैसा रहा तुम्हारा किडनैपिंग का एक्सपीरियंस? तुम्हें अच्छा तो लगा होगा ना? आद्रया की बात सुनकर काहिरा कहीं खो गई। आद्रया बोला, लिटिल एंजल, आर यू ओके? काहिरा होश में आते हुए बोली, हाँ, मैं ठीक हूँ। आद्रया बोला, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुसीबतों से प्यार है या फिर मुसीबतों को तुमसे प्यार है? काहिरा आद्रया की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना, मैं इतनी क्यूट, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट हूँ कि मुसीबत मुझसे जलती है। लेकिन जब से उसे पता चला है कि इस एंजल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका डेविल आ गया है, तब से ही वह मुझसे और ज्यादा जलने लगी है। आद्रया मुस्कुराते हुए बोला, तो उस मुसीबत से बोल देना कि तुम्हारा डेविल हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। काहिरा चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह बोली, यू आर माई सेवियर डेविल। काहिरा थोड़ी मायूसी से बोली, डेविल, आई मिस यू। आद्रया बोला, मिस यू टू माई लिटिल। काहिरा बोली, डेविल, हम सबको कब बताएंगे? मुझे ऐसे छुपकर कोई भी चीज करना पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। आद्रया एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, बहुत जल्द बताएंगे लिटिल एंजल, थोड़ा सा इंतजार कर लो मेरे लिए। कुछ और देर बात करने के बाद काहिरा सोने चली गई। वहीं आद्रया वहीं सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चलने लगा। एक समुद्र में एक बड़ी शिप चल रही थी। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। वह समुद्र एकदम शांत था। वहां सिर्फ शिप के चलने की आवाज आ रही थी। अचानक उस शिप पर कुछ लोग आ गए और वहां गन चलने की आवाजें आने लगी। एक 22 साल का लड़का जो वहां खड़ा था, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सारे गार्ड मारे जा चुके थे। चांद की रोशनी में वह लड़का बहुत हैंडसम लग रहा था। वह लड़का कोई और नहीं आद्रया था। आद्रया को कुछ लोगों ने घेर लिया। आद्रया उन सबको बड़ी आराम से देख रहा था। एक आदमी जैसे ही आद्रया को मारने वाला था, आद्रया ने उससे पहले ही उस आदमी को मार डाला।
ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। आद्रया ने जल्द ही उन सबको भी मार डाला। आद्रया जैसे ही पलटा किसी ने उसकी पेट खंजर उतार दिया। आद्रया अभी भी आराम से खड़ा था। आद्रया के सामने एक आदमी खड़ा था जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था। आद्रया ने अपने पेट में खंजर निकाला और सामने वाले के सीने में उतार दिया। खंजर पर जहर लगा था जिस वजह से आद्रया का सिर घूमने लगा। उस आदमी ने अपने लोगों को आद्रया को पकड़ने को बोला। वह सब आद्रया को पकड़ पाते उससे पहले ही आद्रया समुद्र में कूद गया। वह आदमी चिल्लाकर बोला, आद्रया को पकड़कर कैद कर लो। आद्रया के कानों में उस आदमी की आवाज पहुंच चुकी थी। ऊपर खड़ा वह आदमी धीरे धीरे पैरालाइज हो गया। आद्रया बहते बहते किनारे तक पहुंच गया था, लेकिन अब वह भी पैरालाइज हो गया। उस आदमी के गार्ड आद्रया को ढूंढते हुए उसी ओर आ रहे थे। अचानक आद्रया को अपने आर्म पर एक सॉफ्ट सी चीज महसूस हुई। आद्रया को महसूस हुआ कि कोई उसे खींचकर किनारे से दूर ले जा रहा है। आद्रया ने अपनी धुंधली होती आंखों से देखा एक लड़की जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा था। वह उसके पेट को प्रेस करने लगी। कुछ देर में आद्रया के मुंह से ढेर सारा पानी बाहर निकला। उस लड़की ने अपने हाथ आद्रया के जख्म पर रखा। वह लड़की जैसे तैसे करके आद्रया को वहां से लेकर निकल गई। आद्रया अपनी यादों से बाहर आते हुए बोला, यू आर माई सेवियर। आई डोंट नो हु आर यू बट आई नो दैट वन आई विल फाइंड यू। आद्रया को डिस्टर्ब करते हुए आद्रया का फोन बजा। कॉल कुशल का था। आद्रया ने बिना कुछ बोले फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से कुशल की आवाज आई, हुकुम सा। वह दोनों हमारे टॉर्चर रूम में है। उद्धरण चिन्ह। आद्रया ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद आद्रया की कार एक बंगलों के सामने आकर रुकी। आद्रया की कार के आगे पीछे की कार थी। उन कार में से कई सारे बॉडीगार्ड्स निकले और आद्रया की कार को चारों तरफ से घेर लिया। एक गार्ड ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया। आद्रया किसी डेविल की तरह कार से निकला। इस वक्त आद्रया में से एक खतरनाक ऑरा निकल रहा था। आद्रया जैसे ही बंगलों के अंदर आया, वहां कुशल, मनन और शिव उसी का इंतजार कर रहे थे। आद्रया बड़े ही डेंजरस तरीके से चल रहा था। आद्रया के पीछे पीछे शिव, मनन और कुशल चल रहे थे। आद्रया टॉर्चर रूम में जाकर अपनी किंग चेयर पर बैठ गया। कुशल और मनन ने शौर्य और मोनालिसा को आद्रया के पैरों में गिरा दिया। मोनालिसा ने जैसे ही आद्रया को देखा वह खुश हो गई। मोनालिसा खड़ी होकर आद्रया के पास जाने लगी। मोनालिसा आद्रया को छू पाती उससे पहले ही वहां एक फीमेल बॉडीगार्ड आए और मोनालिसा के बाल को पकड़ फर्श पर फेंक दिया। आद्रया शौर्य को अपनी जानलेवा नजरों से घूरते हुए शांत मगर सर्द आवाज में बोला, तूने मेरी लिटिल एंजल को किडनैप करवाने की हिम्मत कैसे की? उद्धरण चिन्ह। शौर्य हिम्मत करते हुए बोला, हमने किसी लिटिल एंजल को किडनैप नहीं किया। हमने उस बिकाऊ लड़की को किडनैप करवाया था। उद्धरण चिन्ह। मोनालिसा ने इस वक्त एक शार्ट ड्रेस पहनी थी। मोनालिसा ने अपनी ड्रेस को नीचे किया और बोली, हुकुम सा। भाई सही बोल रहे हैं, हमने किसी बच्ची को किडनैप नहीं किया। हमने तो उस 2 करोड़ की वाहियात लड़की को किडनैप किया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हम स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है, तो हमें कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।